हेलो 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 गुड आफ्टरनून। कल हमने जीएसटी की अमेंडमेंट शुरू की थी जिसके अंदर हमारी कितनी अमेंडमेंट्स हो गई थी? 12 हो गई थी। तो 13th पे आ जाते हैं। रिवाइज कराऊंगा, बाद में करा दूंगा, एक बार पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 13th अमेंडमेंट हमारी कल कौन सा चैप्टर चल रहा था? रजिस्ट्रेशन चैप्टर में रजिस्ट्रेशन चैप्टर चल रहा था। बताना कहां तक होगी थी? कौन सी लास्ट अमेंडमेंट कराई थी? कौन सी? सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन ऑफ आरसी दोज रजिस्टर्ड पर्सन जो अपना बैंक अकाउंट नंबर नहीं देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आती है नेक्स्ट अमेंडमेंट जो कि है टाइम लिमिट। 13th अमेंडमेंट, टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन क्या चाहिए? रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ आरसी। ये क्या चीज होती है? मैंने आपको, ये सेक्शन नंबर 30 की बात है। सेक्शन नंबर 30 होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि जब आपका आरसी कैंसिल हो जाता है, और आपका आरसी कौन कैंसिल करता है? ऑफिसर कैंसिल करता है। सेक्शन 29 था जहां पर आरसी कैंसिल होता है, उसमें 29(1) था, 29(2). एक में आरसी जो है आप कैंसिल करवाने के लिए अप्लाई करते हो, और दूसरा आरसी जो है क्या कहते हैं? ऑफिसर कैंसिल करता है। तो जब आरसी ऑफिसर कैंसिल करता है, आरसी कैंसल्ड बाय ऑफिसर, अभी ऑफिसर कैंसिल की नहीं होती। ऑफिसर ने आपको क्या दिया होता है? ऑफिसर ने आपको एक ओबीएच दिया होता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया होता है। उसके बाद आपका आरसी जो है वो आप अपना उसको आपको रिटर्न भर के जाना होता है, आप नहीं जा पाते हो, फिर ऑफिसर आपका आरसी कैंसिल कर देता है। तो जब आरसी कैंसिल हो जाता है, कैंसिल होने के बाद आपके पास ऑर्डर आता है, एक ऑर्डर आता है, ऑफिसर आपको ऑर्डर देता है। उस ऑर्डर का नाम होता है ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ आरसी। ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ आरसी, आपका आरसी कैंसिल हो जाता है और ये ऑर्डर आपको सर्विस किया जाता है। सर्विस का मतलब आपको ऑर्डर दिया जाता है, आपकी ईमेल आईडी के थ्रू आएगा, या फिर अपना जो है बाय पोस्ट आएगा, या पोर्टल पे आएगा। तो आपको ऑर्डर जो है ये सर्विस किया जाता है। जब आपको ऑर्डर ये सर्विस किया गया, सर्विस करने का मतलब आपको रिसीव हो चुका है। मान लेते हैं आपको ऑर्डर रिसीव होता है ये 7 मार्च को, आज की जो डेट है 7 मार्च 24 को, ये क्या होता है? आपको ऑर्डर रिसीव होता है कि आपका आरसी क्या हो चुका है? कैंसिल। आपकी जो भी ओबीएच का टाइम था वो सारा जा चुका, और आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं की, ऑफिसर ने उठाकर इसको क्या किया? कैंसिल कर दिया आपका आरसी। अब आपका आरसी कैंसिल हो चुका है, आपको ऑर्डर भी रिसीव हो चुका है। अब आपके पास एक ऑप्शन मिलता है कि आप क्या कर सकते हो? अगले 30 डेज में इसको क्या करा सकते हो? कैंसिलेशन को रिवोक करा सकते हो। यानी कि कैंसिलेशन को रिवोक कराने का मतलब होता है कि आपकी कैंसिलेशन जो है क्या कहते हैं, वो अपना हट जाएगी और उसके जगह आरसी आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप 30 डेज के अंदर सारे डिफेक्ट ठीक करके, जो भी आपके पुराने रिटर्न वगैरह हैं वो आप डिफेक्ट ठीक करके क्या करवा सकते हो? कैंसिलेशन को रिवोक करा सकते हो। तो कैंसिलेशन को रिवोक कराने के लिए पहले टाइम लिमिट थी 30 डेज, which may be extended by the commissioner by further 30 days। और फिर था कि अगर नहीं, पहले था 30 डेज, फिर था एक्सटेंडेड बाय द एसीजेसी बाय 30 डेज, और फिर था एक्सटेंडेड बाय 30 डेज बाय कमिश्नर। टोटल 90 दिन तक हो सकता था, 30 + 30 + 30, ये हमारी टाइम लिमिट लिखी हुई थी। इसको अमेंड किया गया और इसको बोला गया कि अब जो है कैंसिलेशन की टाइम लिमिट जो है 30 दिन नहीं है, अब जो है टाइम लिमिट आपकी कर दी गई है 90 दिन। तो अब जो है आप इसके बाद आपको 90 डेज का टाइम मिलेगा, और 90 डेज के टाइम लिमिट के अंदर आपको ये 90 दिन मिलेंगे। 90 दिन के अंदर जो है आप क्या कर सकते हो, 90 दिन के अंदर आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपका जो कैंसिल हुआ है आरसी,
आरसी कैंसिल्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर, ऑफिसर ने आपका आरसी कैंसिल किया है, तो उसके अंदर जो है क्या कहते हैं अपना, आप क्या कर सकते हो, मे अप्लाई फॉर रिवोकेशन, आप अप्लाई कर सकते हो, मे अप्लाई फॉर रिवोकेशन, अप्लाई फॉर रिवोकेशन, रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो कितने दिन के अंदर, 90 दिन, इन 90 डेज, 90 डेज कहां से, फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ आरसी, आरसी के कैंसिलेशन के ऑर्डर की सर्विस की जो डेट है उससे 90 दिन के अंदर आप जो है क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। पहले 30 दिन होते थे, अब उसको 90 दिन कर दिए गए हैं। पहले आप बोलोगे सर पहले भी तो 90 दिन थे, 30 प्लस 30 प्लस 30, अभी परमिशन लेनी पड़ती थी, अब 90 दिन सीधा है। परमिशन लेकर तो ये बन सकते हैं 180 दिन, और इनको फर्दर जो है क्या कहते हैं, आप एक्सटेंड कर सकते हो। हाँ, फर्दर कैन बी एक्सटेंड फॉर फर्दर 180 डेज, मतलब 180 दिन और एक्सटेंड किए जा सकते हैं। 90 प्लस 180 कितने हो गए, 270 दिन तक जो है क्या कहते हैं टोटल हो जाएगा आपका। 90 दिन तो विदाउट परमिशन, और प्लस कर दो इसमें 180 दिन विद परमिशन, तो आप जो है बहुत ज्यादा दिन तक इसको अपना कर सकते हैं। अब बात आती है सर ये अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जिनका भी आरसी कैंसिल होता है, छोटे मोटे लोग होते हैं जिनके जो बेचारे गरीब आदमी हैं जो अपने रिटर्न नहीं भर सकते, उनके आरसी कैंसिल होते हैं। कोई फूल वाला है, कोई चाय वाला है, उनके आरसी कैंसिल होते हैं। और फिर ऐसे लोग फटाफट भागकर सीए के पास भी नहीं जा सकते कि रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सके। बेचारों को इतनी अकल ही नहीं होती, नॉलेज ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता आरसी कैंसिल हो चुका है। और रियल लाइफ में डिफिकल्टी फेस होती थी, बंदे को पता लगता था आरसी कैंसिल हो चुका है, इतने तो क्या कहते हैं अपना सीए के पास जाता था, इतने 2-3 महीने बीत जाते थे, उसको पता ही नहीं लगता था, क्योंकि ये लोग ईमेल आईडी देखते नहीं है, इनको पता ही नहीं चलता कि भाई हमारा आरसी कैंसिल हो चुका है। तो इन लोगों को तो दिक्कत ये आती थी कि 6-6 महीने बाद पता लगता था जब ये रिटर्न भरने जाते थे। सीए कहता था ओए तेरा तो लॉगिन ही नहीं हो रहा, आरसी कैंसिल हो चुका है। फिर अब कहता था कि सर अब क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है, अब तो नए आरसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो देखते हैं मिलता ही नहीं मिलता। तो मतलब ये समस्या आती थी। गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा स्मॉल टैक्स पेयर जो अपना आरसी जो है कैंसिल जिनका हो जाता है, वो 30 डेज की टाइम लिमिट बहुत ज्यादा क्या है, कम है। इसको बढ़ाकर कितने दिन कर दिया गया, 90 दिन। एंड दैट कैन ऑल्सो बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय अ फर्दर पीरियड ऑफ 180 डेज बाय द परमिशन ऑफ कमिश्नर। तो देखो अब जो है क्या कहते हैं, इस डायग्राम के अंदर हम ऐड कर देते हैं कि यहां तक अप्लाई कर सकते हो 90 दिन तक, और फिर इसको आप एक्सटेंड करवाना चाहो तो आप एक्सटेंड करवा सकते हो फर्दर पीरियड ऑफ एक्सटेंडेड। ओके, थैंक यू। तो रेड कलर से करवा रहे थे अमेंडमेंट हम, तो यहां लिख देते हैं इन 90 डेज। पहले 30 डेज था, अब 90 डेज कर दिया। और अब क्या कहते हैं, इसको एक्सटेंड भी कर देते हैं, फर्दर एक्सटेंडेड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 180 डेज। 180 डेज ये आप फर्दर जो है 180 डेज के लिए एक्सटेंड करवा सकते हो। बट एक्सटेंड करवाने के लिए जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जो है एक तो आपको बताना पड़ेगा, सफिशिएंट कारण बताना पड़ेगा, सफिशिएंट कॉज आपको बताना पड़ेगा एक तो। दूसरा आपको जो है क्या कहते हैं, ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, उसको लिखित में जो है क्या कहते हैं लिखना पड़ेगा कि मैं क्यों इसको जो है एक्सटेंशन दे रहा हूं। तीसरा, ये सिर्फ एक्सटेंडेड किया जा सकता है, एक्सटेंडेड बाय कमिश्नर, कमिश्नर के द्वारा किया जा सकता है। और कमिश्नर चाहे तो अपना अथॉराइज कर सकता है किसी और पर्सन को, किसको कर सकता है, या तो एसी को कर सकता है या जेसी को कर सकता है। और ये अगर अथॉराइज्ड होंगे तो फिर ये लोग भी कर सकते हैं, एक्सटेंशन दे सकते हैं। अदरवाइज सारी की सारी पावर जो है वो किसको है, कमिश्नर को है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आज की हमारी पहली अमेंडमेंट खत्म होती है, जो कि क्या है, वो ये है कि पहले जो है सेक्शन नंबर 30 के अंदर रिवोकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए टाइम लिमिट कितनी होती थी, 30 डेज। अब जो है क्या कहते हैं वो क्या हो चुकी है, 90 डेज। एंड इट कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड बाय अ फर्दर पीरियड ऑफ 180 डेज। तो आपको जो है क्या कहते हैं ये ध्यान रखना है, क्योंकि जहां अमेंडमेंट होती है वहां क्वेश्चन जो है आ सकता है। 10 से 15 नंबर का पेपर हमने पहले ही बताया था।
तो इसीलिए जो है आपको ये ध्यान से करना है। अब आते हैं अगली अमेंडमेंट, जो कि हमारी बहुत ही खास अमेंडमेंट है, बहुत ही खास अमेंडमेंट है जो आपको कराना चाहूंगा मैं। बहुत ही खास अमेंडमेंट है, और वो अमेंडमेंट है, देखना बताना कौन सा ये अपना हो गया है। ये हो गया 13A, 13 अमेंडमेंट, यानी कि अब होगा, अब आएगी आपकी 14th अमेंडमेंट। ये है सप्लाई थ्रू ईसीओ। बेटे ये जो है पॉइंट पहले भी काफी कॉम्प्लेक्स था, और अब और भी जो है क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स बन गया है। सप्लाई थ्रू ईसीओ, आप गुड्स की भी सप्लाई कर सकते हो ईसीओ के थ्रू, आप सर्विसेज की भी सप्लाई कर सकते हो ईसीओ के थ्रू। गुड्स की सप्लाई कर सकते हो ईसीओ के थ्रू, सर्विसेज की भी सप्लाई कर सकते हो ईसीओ के थ्रू। जब गुड्स की सप्लाई करते हो ईसीओ के थ्रू, वहां 9(5) तो अप्लाई नहीं होता, 9(5) नॉट एप्लीकेबल। 9(5) क्या होता था, जहां पर ईसीओ को टैक्स पे करना पड़ता है। तो अमेज़न वगैरह कौन से ईसीओ हैं, गुड्स के ईसीओ। तो इसका एग्जांपल लिख सकते हो अमेज़न। अमेज़न जो एक ईसीओ है वो गुड्स का ईसीओ है। फ्लिपकार्ट एक ईसीओ, कौन सा ईसीओ है, गुड्स का। मीशो किसका ईसीओ है, गुड्स का। इनके केस में जो है 9(5) अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। सर्विसेज के जो ईसीओ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो सर्विसेज के केस में दो टाइप होते हैं आपके। एक होता है जो कि 9(5) में कवर्ड होते हैं, और दूसरा जो है क्या कहते हैं अपना होता है अदर्स। आपको पता है, अगर आप एक सप्लायर हो, अगर आप एक सप्लायर हो और आप ईसीओ के थ्रू बेच रहे हो, और आपकी सर्विस किस में कवर्ड है, 9(5) में। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पड़ोस में एक काठी रोल वाला है, काठी रोल रोल बनाता है, और ये जो है जोमेटो के थ्रू भी बेचता है। तो ये जो है क्या कहते हैं किस में कवर्ड है, 9(5) में कवर्ड है, क्योंकि जोमेटो स्विगी की सर्विस के ऊपर क्या लगता है, 9(5), वहां पर टैक्स इसको पे करना पड़ता है जोमेटो स्विगी को। ऐसे ही जो है क्या कहते हैं अपना और कौन से थे, ओला उबर वाले, उनके ऊपर भी क्या लगता है, 9(5). तो इसमें एक ये आ सकता है, या फिर आ सकते हैं टैक्सी वाले जो कि क्या कहते हैं 9(5) में कवर्ड होते हैं, या फिर कौन से आ सकते हैं, अर्बन क्लैब वाले, बताया था आपको। सैलून सर्विसेज अर्बन क्लैब के थ्रू करते हैं, अर्बन क्लैब के थ्रू करते हैं जो सैलून सर्विसेज वगैरह, वो भी आ सकते हैं। तो हाउसकीपिंग, ये सारे लोग आते थे। तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, सप्लायर की। सप्लाइंग थ्रू ईसीओ का मतलब हम यहां बात कर रहे हैं सप्लायर की। ये जो चार्ट है वो किसके बारे में बनाया जा रहा है, सप्लायर के बारे में, कि क्या सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा। ये चैप्टर कौन सा चल रहा है, रजिस्ट्रेशन को, रजिस्ट्रेशन का चैप्टर। तो हमें यहां पर यह डिसाइड करना है क्या सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा सप्लायर जो क्या सप्लाई कर रहा है, सर्विस। कोई अपना सैलून है छोटा मोटा, तो क्या सप्लाई कर रहा है, सर्विस। सर्विस सप्लाई कर रहा है किसके थ्रू, ईसीओ के थ्रू। और वो ईसीओ जो है क्या कहते हैं 9(5) में कवर्ड है। टैक्स कौन पे कर रहा है, ईसीओ। तो अगर टैक्स कौन पे कर रहा है, ईसीओ, तो इस केस में जो है क्या कहते हैं टैक्स कौन पे करेगा, ईसीओ टैक्स पे करेगा। तो इस केस में ईसीओ विल पे टैक्स, और ईसीओ टैक्स पे करेगा। तो आपको पता है इसको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। किसको, सप्लायर को। सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सप्लायर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक आरसी। तो उसकी जो क्या कहते हैं, हां, और नॉट रिक्वायर्ड टू टेक आरसी का मतलब है कि सेक्शन 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सेक्शन 24 के अंदर, सेक्शन 24 किस चीज का था, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का। तो सेक्शन 24 जो है क्या कहते हैं नॉट एप्लीकेबल, वो अप्लाई नहीं होगा, तो उसमें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। हां, अगर उसकी खुद की टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो उसको आरसी जो है फिर तो लेना पड़ जाएगा। और फिर तो क्या कहते हैं, फिर उसमें केस में क्या होगा, जो चीजें वो किसके थ्रू बेचेगा, ईसीओ के थ्रू, उसके ऊपर ईसीओ टैक्स पे करेगा। लेकिन जो चीजें वो खुद अपने नाम से बेचेगा वो खुद टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो मतलब सेक्शन नंबर 24 नहीं लगेगा, सेक्शन 22 तो लग सकता है, वो तो अप्लाई होगा, वो तो अप्लाई होगा। यानी कि अगर इसकी टर्नओवर एक्सीड होती है तो फिर इसको जो है जीएसटी लेना पड़ सकता है। तो 22 तो अप्लाई हो जाएगा, 24 नहीं होगा। ये तो हो गए वो लोग जो अपना ईसीओ के थ्रू बेचते हैं। अब बात आती है अपना नॉट लायबल टू टेक आरसी अंडर 24 लिख देता हूं मैं, क्योंकि 22 में लेना पड़ सकता है, लेकिन अंडर सेक्शन 24 आपको कोई आरसी नहीं लेना। 22 जो है क्या कहते हैं में अप्लाई, ये अप्लाई हो सकता है,
में अप्लाई, ये अपना जो है अप्लाई हो सकता है अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड होगी तो। अब बात आती है ऐसे लोग जो ईसीओ के थ्रू बेचते हैं लेकिन 9(5) में कवर्ड नहीं होते। ऐसे कौन से लोग हैं जो ईसीओ के थ्रू बेचते हैं 9(5) में कवर्ड नहीं होते? कौन से हैं? इन चारों को छोड़कर, जैसे कि हो सकता है इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर जो है 9(5) नहीं लगता, तो जो भी इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी बाजार के थ्रू बेचती हैं उनको टैक्स क्या पे करना पड़ता है? खुद पे करना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, और या फिर और कौन हो सकता है? और कौन बेचता है अपना ऑनलाइन? ऑनलाइन और कौन बेचता है? और कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है जो ऑनलाइन सेल करता है किसी ईसीओ के थ्रू? ईसीओ के थ्रू और इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, या फिर और कौन सी चीजें हैं जो अपना, हाँ, मेक माई ट्रिप तो कवर हो जाता है, मेक माई ट्रिप कवर हो जाता है, ठीक है। मेक माई ट्रिप तो, ग्रोसरी तो गुड्स में आ गया, तो चलो जो भी है। तो ऐसी कोई कंपनी, ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी जो किसके थ्रू बेचती है? ईसीओ के थ्रू बेचती है, और वो 9(5) में कवर्ड नहीं होती। जैसे वो होटल्स आ सकते हैं जिनका टर्नओवर ज्यादा है, ठीक है, और स्पेसिफाइड प्रेमाइसिस में तो थे, तो ऐसे रेस्टोरेंट जो कि एक स्पेसिफाइड प्रेमाइसिस में है वो आ सकते हैं। तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? क्या उन लोगों को आरसी कंपलसरी होगा? क्या उन लोगों को आरसी कंपलसरी होगा जो 9(5) में कवर्ड नहीं होते? क्या उनको आरसी कंपलसरी होगा? वहां पर भी क्या होगा? अप टू अगर उनकी जो टर्नओवर है अप टू 10 लाख है या अप टू 20 लाख है, तो उस केस में जो है क्या कहते हैं, नो आरसी रिक्वायर्ड, कोई आरसी नहीं चाहिए। ना तो लगेगा सेक्शन 22, ना लगेगा सेक्शन 24, इनके ऊपर भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इनके ऊपर भी नहीं है। अगर आपकी टर्नओवर कम है और आप अपना जो है ईसीओ के थ्रू बेच रहे हो, आपके ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर ज्यादा हो जाती है, अगर आपकी टर्नओवर हो जाती है अबो 20 लाख रुपीस या 10 लाख, मैं दो जगह, मैं दो क्यों लिख रहा हूं, 10 और 20 दो क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि टीनामावी में 10 लाख होती है, बाकी में 20 लाख। मैंने 40 लाख क्यों नहीं लिखी यहां पे? क्योंकि सर्विस है, तो यहां पर 20 लाख आएगी मैक्सिमम। तो इस केस में अगर ऊपर हो जाती है तो फिर सेक्शन नंबर 22 लग जाएगा और आपको जो है आरसी लेना पड़ जाएगा। तो ये, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है। सिर्फ बनवाया क्यों ये अपना चार्ट भाई? क्योंकि गुड्स में चेंज है, तो गुड्स को समझाने के लिए सर्विस तो बनाना पड़ता है मेरे को साथ में, इसलिए मैंने सर्विस बनाया। अब गुड्स में क्या चेंज है वो समझिए जी। मेक माई ट्रिप के ऊपर 9(5) लगता है, क्योंकि होटल्स की सर्विसेज पे भी लगता है, होटल्स पे भी लगता है। 4 चीजों पे लगता था, एक आपके टैक्सीज पे लगता था, एक अपना अकोमोडेशन पे लगता था, एक अर्बन क्लैब पे लगता था, और एक जोमेटो स्विगी पे लगता था। तो चारों पे लगता है, मेक माई ट्रिप पे भी लगता है, ठीक है जी। हाँ, सप्लाई ईसीओ के थ्रू कर रहे हैं तो कंपलसरी सेशन तब होगा जब क्या कहते हैं आप गुड सप्लाई करोगे। अगर आप सर्विस सप्लाई करोगे वहां पर कंपलसरी सेशन नहीं है, 20 लाख तक की आपको छूट मिल जाती है। क्यों? इसका रीजन पता है क्या है? एक्चुअली हमें ईसीओ से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है इंटरस्टेट से। हमें दिक्कत है इंटरस्टेट से कि इंटरस्टेट नहीं होना चाहिए। और सर्विस के केस में तो आपको पता है इंटरस्टेट भी अलाउड होता है अप टू 20 लाख रुपीस, तो आप इंटरस्टेट भी कर सकते हो। इसलिए सर्विस के केस में हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ईसीओ के थ्रू सेल कर सकते हो, चाहे इंटरस्टेट करो, कैसे मर्जी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है अप टू 20 लाख। लेकिन हमें दिक्कत कहां आती है? गुड्स में। क्योंकि गुड्स के केस में क्या होता है, गुड्स के केस में अगर आप इंटरस्टेट करोगे, देखो क्या है, अगर आप ईसीओ पे लिस्ट होगे, अगर आप ईसीओ पे लिस्ट होगे तो पक्की बात है कि आप इंटरस्टेट करोगे। बताओ क्यों? अगर आप ईसीओ पे लिस्ट होगे तो पक्की बात है आप इंटरस्टेट करोगे। बताओ क्यों? वर्ल्ड वाइड है, सही बात है, वर्ल्ड वाइड नहीं तो कम से कम अमेज़न इंडिया है तो इंडिया में सामान बेचता है। तो हरियाणा का सप्लायर हो सकता है अपना दिल्ली के कस्टमर को बेच रहा हो, मुंबई के कस्टमर को बेच रहा हो। मैंने ही सुबह सुबह कुछ ना कुछ शार्क टैंक पे जो भी आता है मैं मंगवा लेता हूं। वो कीरिंग वाला आया, मुसाफिर लिखा हुआ था उसके ऊपर, वो मंगवा लिया मैंने, भी ठीक है। तो जो भी आता है मैं वो मंगवा लेता हूं, फिर वो कचरा पड़ा रहता है घर के अंदर, तो जो भी आता है वो मंगवा लेता हूँ। वो आई थी एक छोटी सी लड़की टिगल बेचने, टिगल नाम से मिल्क शेक बेचने आई थी, वो मंगवा लिया उसके मैंने, अब देखूंगा पी के कैसा लगता है। तो मतलब कहने का क्या है, वो दिल्ली की कंपनी है और मैं ऑर्डर कर रहा हूं अपना हिसार का, हरियाणा का, तो क्या हो गया? इंटरस्टेट। तो मतलब कहने का क्या है कि इंटरस्टेट होगा ही होगा। अगर आप क्या कहते हैं गुड्स की बात करोगे तो इंटरस्टेट होगा ही होगा। तो इस केस में गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप गुड्स वाले हो, ईसीओ के थ्रू बेचोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कंपलसरी। बट यहां अब आई है अमेंडमेंट, और गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई यहां पर हम अमेंडमेंट आई है, तो गवर्नमेंट ने कहा है यहां पर 2 पार्ट कर दिए। क्या 2 पार्ट कर दिए?
गवर्नमेंट कहती है अगर तुम इंट्रा स्टेट बेचते हो तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटर स्टेट बेचते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा और यहां लग जाएगा सेक्शन नंबर 24 लग जाएगा और आपका आरसी आपको लेना पड़ेगा। तो अगर गुड्स वाले हो और कैसे बेचते हो, इंटरस्टेट बेचते हो तो आरसी क्या हो जाएगा, कंपलसरी। लेकिन सर्विस वाले हो, इंटरस्टेट बेचते हो तो आरसी कंपलसरी नहीं है, कहां तक, अप टू 10 लाख या 20 लाख तक। गुड्स वाले हो, इंटरस्टेट बेचते हो, आरसी कंपलसरी हो जाएगा। और गुड्स वाले हो, इंट्रा बेचते हो तो आरसी अभी कंपलसरी नहीं है। अब आप पता क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है कि अमेजोन के थ्रू बेचे और फिर क्या कहते हैं अपना वो इंटरस्टेट ना बेचे, इंट्रा बेचे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अमेजोन के थ्रू बेचो और सिर्फ इंट्रास्टेट बेचो? वो हो सकता है, हमारी गवर्नमेंट ने बोला है अमेजोन को क्या करना पड़ेगा, अमेजोन को अपने पोर्टल पे ऐसी रिक्वायरमेंट्स करनी पड़ेंगी। वो कैसी रिक्वायरमेंट्स करनी पड़ेंगी, ऐसी रिक्वायरमेंट्स करनी पड़ेंगी कि भाई ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर कोई बंदा हिसार का सप्लायर है तो उसका सामान फिर कहां दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में दिखाई देगा, दूसरे जो है अपना क्या कहते हैं स्टेट्स में दिखाई नहीं देगा। ऐसा कुछ करना पड़ेगा वेबसाइट के ऊपर कि मान लेते हैं अमेजोन से आप शॉपिंग करते हो और कोई दिल्ली का सप्लायर है तो दिल्ली के कस्टमर को तो दिखाई देगा, आप दिल्ली के अंदर प्लेस ऑफ डिलीवरी डालोगे तो दिखाई देगा, और अगर क्या कहते हैं हरियाणा में डालोगे तो प्रोडक्ट अनअवेलेबल दिखाई देगा या दिखाई ही नहीं देगा। तो ऐसा कोई काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर वो ऐसा काम करेगी तभी जो है क्या कहते हैं हम इंट्रास्टेट आपको अलाउ करेंगे, अगर अदरवाइज आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट कहती है अगर कोई भी बंदा, कोई सप्लायर जो गुड्स का सप्लायर है और वो क्या बेच रहा है, ईसीओ के थ्रू बेच रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अगर वो सिर्फ क्या बेचना चाहता है, इंट्रास्टेट बेचना चाहता है तो हम अलाउ कर देंगे। बट इंट्रास्टेट भी ऑब्वियस सी बात है कितने टर्नओवर तक अलाउ करेंगे। यहां पर भी आपकी जो टर्नओवर की लिमिट है, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख अगर यहां तक है तो आपको नो आरसी रिक्वायर्ड। ना तो आपके ऊपर जो है लग रहा है सेक्शन नंबर 22, ना लग रहा है 24, आपको अप्लाई नहीं होगा, ना ही आपके ऊपर 22 अप्लाई होगा, तो नो आरसी रिक्वायर्ड। और वहीं अगर आपके टर्नओवर अबोव थ्रेशोल्ड है, अगर आपके टर्नओवर जो है थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो फिर आपको आरसी लेना पड़ जाएगा, सेक्शन नंबर 22 लग जाएगा, फिर तो आरसी लेना पड़ जाएगा। तो अब ये वाली कंडीशन बनाई गई। अब आपके मन में ये आएगा, देखो जैसे तुम्हारे मन में तो नहीं आया, लेकिन अभी मैं मई 24 वालों को पढ़ा रहा था, नहीं नवंबर 24 वालों को पढ़ा रहा था, उनके मन में आया कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कैसे ट्रेस करोगे कि भाई अपना ये सेल कर रहा है नहीं कर रहा। तो गवर्नमेंट ने जो है क्या कहते हैं इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट सेट की हैं, कुछ कंडीशन सेट की हैं, और हमारे एग्जाम पर्पस के लिए वो कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहां अमेंडमेंट होती है वहां क्वेश्चन आने का चांस बन जाता है। तो मैं डेफिनेटली श्योर हूं कि क्या पता इस पे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहां पर कंडीशंस लिखी हैं और वो कंडीशंस मैं आपको रीड करवाऊंगा अमेंडमेंट वाले पेजेस से। रीड फ्रॉम अमेंडमेंट पेजेस, कल आपको बता भी दिया था, फिर भी कौन सा प्रिंट निकलवा के ले आए, तो ये जो है बताने का क्या ही फर्क पड़ता है। तो हम जो है क्या कहते हैं रीड फ्रॉम अमेंडमेंट, सारा खजाना खाली कर दे तू पारस का, सब कुछ पारस दे दे तेरे को बेटे, ठीक है, आने जाने का किराया भी दे दे, तो देगा नहीं, बता रहा हूं वैसे। तो हाँ, रीड फ्रॉम अमेंडमेंट जो है क्या कहते हैं, हाँ पेजेस। अच्छा अब क्या कहते हैं, पहले मैं आपको कंडीशंस रीड करवाता हूं। वो 5-6 कंडीशंस हैं, वो आपको बाय हार्ट दिल से याद करनी है, क्योंकि हो सकता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कंडीशंस बताओ। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एक अभी दृष्टि को डाउट आ रहा है, इसी का क्वेश्चन बना देते हैं। तो मान लेते हैं, कहते हैं कि बंदी है जिसका नाम है दृष्टि, और शी वॉन्ट्स टू सप्लाई गुड्स, गुड्स बेचना चाहती है, और कहां से बेचना चाहती है, अमेजोन के थ्रू बेचना चाहती है, अमेजोन के थ्रू बेचना चाहती है। तो प्लीज एक्सप्लेन टू द दृष्टि कि भाई क्या इज शी रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी, क्या जो है क्या कहते हैं। चलो मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देता हूं, ये बेचारी कहती है मैं सिर्फ क्या बेचना चाहती हूं, इंट्रास्टेट, सिर्फ हरियाणा की है, हरियाणा में ही बेचना चाहती है, ज्यादा दमकम है भी नहीं, ठीक है, यही बेचना चाहती है। तो इसीलिए अब आपको बताना है क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो हम कहेंगे कोई कंपलसरी तो नहीं है ना, वो तो जब बेचारे की टर्नओवर एक्सीड होगी तभी लेगी, तो अभी कोई कंपलसरी नहीं है। तो आंसर लिखोगे आप जो है अपना आरसी नॉट कंपलसरी, आरसी जो है क्या कहते हैं कंपलसरी नहीं है, और अप
टू, अगर इसकी टर्नओवर अप टू जो है हरियाणा के अंदर तो कितना लगता है 40 लाख रुपए, अगर इसकी टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख तक है तो कोई आरसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, 40 लाख से ऊपर होते ही लेने पड़ेगा। लेकिन इसको कुछ कंडीशंस जो है वो फॉलो करनी पड़ेंगी। वो कंडीशंस क्या हैं वो मैं आपको पढ़वाता हूं, कहां से, अभी अमेंडमेंट नोट से। तो आपको पता लग गया कि कैसे क्वेश्चन बन के आ सकता है, थ्योरी का क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है। हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे थे आप? हाँ, धीरे धीरे नहीं बोलना, फटाफट बोलो। गुड्स के केस में 95 नहीं लगता है। हाँ, सर्विस के केस में लगता है। सप्लायर अगर आरसी ले लेता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, वो अलग से मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आपको याद नहीं है, ये सारा मैंने करवाया हुआ है, आपको मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है? बाद में डाउट ले लेना आप, अभी फटाफट से आप इसको खत्म कीजिए। क्या हमने कल डाउनलोड की थी फाइल? हाँ, तो हमने ये डाउनलोड की थी, ये रही आपकी स्क्रीन पर जी। इंटरेस्ट रेट के केस में तो करनी है, इंटरेस्ट रेट के केस में तो कंपलसरी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, वहां लिमिट चेक नहीं करनी, चाहे आप 1 रुपए की भी इंटरेस्ट रेट करोगे तो कंपलसरी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो भाई ये आ जाते हैं अपन रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, और रजिस्ट्रेशन चैप्टर में ये रहा आपका पेज जहां पर इसकी कंडीशंस लिख रखी हैं। तो ये रही कंडीशंस, कहां गई कंडीशंस, पेज नंबर है ये आई थिंक 25 के आसपास है। तो कंडीशंस पे आ जाते हैं, ये रही, तो पेज नंबर 26 है, यहां पर आ जाते हैं, आपकी कंडीशंस लिख रखी हैं कि कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। ये है कंडीशंस, 26 पेज है अमेंडमेंट बुकलेट का, और देखो क्या लिख रखा है। पहली कंडीशन, शैल नॉट मेक इंटरेस्ट रेट सप्लाई। पहली कंडीशन क्या है? इंटरेस्ट रेट नहीं करने का। दूसरी कंडीशन क्या है? शैल नॉट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू द ईसीओ इन मोर देन वन स्टेट। एक ही बात हो गई, आप मोर देन वन स्टेट मतलब एक से ज्यादा स्टेट में बेचोगे तो ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, तो आपको सिर्फ अपने स्टेट में बेचना है और नहीं बेचना। तीसरा, अगली चीज है पैन नंबर होना कंपलसरी है, मतलब आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है लेकिन इनकम टैक्स में क्या मिलता है आपको? पैन नंबर, वो तो होना चाहिए, पैन नंबर होना कंपलसरी है। अब आप बोलोगे सर पैन नंबर का क्या करेंगे? तो पैन नंबर का क्या करेंगे, हम यहां पर देखो क्या लिख रखा है, आपको क्या करना पड़ेगा, बिफोर सप्लाइंग थ्रू ईसीओ, ईसीओ पे सप्लाई करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमन पोर्टल पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कॉमन पोर्टल पे जाकर आरसी, जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। आपको क्या करना है, कॉमन पोर्टल पे जाना है, वहां अपना पैन नंबर देना है, एड्रेस देना है, और आपको बताना है किस स्टेट में सप्लाई करना चाहते हो, स्टेट इन विच सच पर्सन सीक्स टू मेक सप्लाई, ये बताना है। ये बताने के बाद जो है क्या कहते हैं, आपको दिया जाएगा एक एनरोलमेंट नंबर, और वो एनरोलमेंट नंबर जो है आपका पैन वाइज होगा, और वो एनरोलमेंट नंबर आपको एक ही मिलेगा, हर बंदे को एक ही एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। और वो जो आपको जब तक एनरोलमेंट नंबर नहीं आ जाता, नो सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी मेड बाय सच पर्सन थ्रू द ईसीओ अनलेस सच पर्सन हैव बीन ग्रांटेड एनरोलमेंट नंबर। जब तक एनरोलमेंट नंबर नहीं आ जाता तब तक जो है आप कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकते थ्रू द ईसीओ। और अगर फ्यूचर में क्या होता है, तुम्हारी टर्नओवर ज्यादा होती है और तुम आरसी ले लेते हो, तुम आरसी ले लोगे, तुम्हारा एनरोलमेंट नंबर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि क्या होता है, आप आईसीआई में पढ़ते हो, आपका भी क्या मिला होगा, एनआरओ नंबर। जैसे तुम सीए बन जाओगे तुमको क्या मिल जाएगा, मेंबरशिप नंबर, और तुम्हारा जो है एनआरओ नंबर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मेरा एनआरओ नंबर आज ही मेरे को याद है, NRO 00310 ऐसा कुछ था, भूल गया, ठीक है। तो वो एनआरओ नंबर था। और बेटे क्यों मेंबरशिप नंबर ऑडिट करनी है तेरे को, साइन तो तू ऐसे ही मार लेगा, ये साइन है निखिल सर के। तो मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि जो एनआरओ नंबर है वो आपका खत्म हो जाता है, मेंबरशिप नंबर आ जाता है। ऐसे ही क्या होता है, यहां पर भी हमारा एनरोलमेंट नंबर खत्म हो जाएगा और क्या आ जाएगा, आरसी आ जाएगा। तो लास्ट कंडीशन बोलता है कि अगर सब्सिक्वेंटली ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन, फ्यूचर में अगर आरसी आता है तो फिर क्या होगा, एनरोलमेंट नंबर शेल सीज टू वैलिड, वो एनरोलमेंट नंबर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और आरसी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये बात लिखी हुई है, ये 8 कंडीशंस हैं जो आपको क्या करनी है, जो आपको याद होनी चाहिए। बताओ 8 कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन इंटरेस्ट रेट नहीं करना, दूसरी कंडीशन मोर देन वन स्टेट भी नहीं करना, तीसरी कंडीशन पैन नंबर होना चाहिए, चौथी कंडीशन पैन नंबर
को लेकर, एड्रेस को लेकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा एनरोलमेंट नंबर के लिए कॉमन पोर्टल पे। और जैसे एनरोलमेंट आ जाता है वो आपको ईसीओ को देना पड़ेगा, और ईसीओ जो है, और भी जब तक वो नहीं आता तब तक जो है आपको ईसीओ पे सेल नहीं कर सकते, कोई भी गुड्स नहीं बेच सकते। इसके अलावा जब वो अपना फ्यूचर में हो सकता है आपका आरसी आता है तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पता क्या है, इसमें एक और बात है, चलो छोड़ो यार क्या करोगे, एग्जाम पर्पज के लिए इतना रेलेवेंट है, कोई और बात फिर बाद में देख लेना कभी। तो एग्जाम पर्पज के लिए इतनी सी बात काफी है आपके लिए, क्योंकि चलो ठीक है, एनरोलमेंट नंबर का लॉजिक क्या है, एनरोलमेंट नंबर का ये लॉजिक है कि मान लेते हैं कोई पर्सन है, कोई सप्लायर है, वो क्या करता है, फ्लिपकार्ट पे भी बेचता है और अमेज़न पे भी बेचता है, तो कैसे पता चलेगा कि इस पर्सन की टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड हो गई? तो वहां पर क्या है, तभी हमने क्या इश्यू किया, एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर दिया होगा ईसीओ को, तो वहां पर क्या होगा, एक ही एनरोलमेंट नंबर होगा, एक ही एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा फ्लिपकार्ट को, एक ही दिया जाएगा किसको, अपना जो है अमेज़न को। और अमेज़न और फ्लिपकार्ट वाले क्या करेंगे, इस एनरोलमेंट नंबर को अपनी जो स्टेटमेंट फाइल करते हैं ना, वो जीएसटीआर 8 भरते हैं ईसीओ वाले, वो हम आपको रिटर्न चैप्टर में पढ़ाया होगा। जीएसटीआर 8 वाले जो भी ईसीओ स्टेटमेंट फाइल करेगा, जो भी अपनी रिटर्न फाइल करेगा, उस रिटर्न के अंदर जो है इसका नाम जरूर आएगा, इस सप्लायर का, कि सप्लायर ने मेरे थ्रू बेचा था, तो इसका सप्लायर का नाम आएगा। और जब सप्लायर का नाम आएगा तो उसके अंदर एनरोलमेंट नंबर लिखा आएगा, तो गवर्नमेंट ट्रेस कर लेगी कि इस एनरोलमेंट नंबर से कितना बिका फ्लिपकार्ट के थ्रू, कितना बिका अमेज़न के थ्रू, ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, तुम्हारी टोटल टर्नओवर चेक कर सके। इसलिए हमने क्या कर दिया, आपको एक एनरोलमेंट नंबर इशू कर दिया। खैर ये सारी बातें एग्जाम पर्पस के लिए रेलेवेंट नहीं है। अब बेटे हमारा इसमें एक अमेंडमेंट और रहती है, ये 5th वाली पॉइंट, ये और पढ़ा देता हूं आपको। ये पॉइंट क्या है बेटे, आपको मैंने एक बात बताई थी, अमेंडमेंट नंबर कौन सी है ये, 15A। 15 अमेंडमेंट, इतनी सारी अमेंडमेंट हो चुकी, हर टाइम में 20 आती थी, 15 तो यहां पर ही हो चुकी है, अभी तो और पड़ी है। तो इसमें क्या होता है, आपको मैंने बताया था डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर आरसी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर आरसी, आरसी के लिए क्या चाहिए होता है बेटे, नॉर्मल पर्सन को तो क्या चाहिए होता है, पैन। दूसरा, अगर जो है क्या कहते हैं, नॉर्मल पर्सन को तो चाहिए होता है पैन। दूसरा, अगर कोई बंदा कौन है, एनआरटीपी, एनआरटीपी को क्या चाहिए होता है, यस राइट एक्सीलेंट, इसके लिए पासपोर्ट होता है। और अगर एनआरटीपी कंपनी एक कंपनी हो, एनआरटीपी एक कंपनी हो, तो उसका वहां पर फॉरेन में सिन नंबर होगा या फॉरेन में पैन नंबर होगा, ठीक है। इन अदर कंट्री में होगा, ये चल पड़ेगा, ठीक है। और एक नया बंदा आया यहां पर, वो है ऑनलाइन गेम्स वाला। याद है अभी कल मैंने जब अमेंडमेंट में बताया था, ऑनलाइन गेम्स कौन से होते हैं, ऑनलाइन मनी गेम्स। ऑनलाइन मनी गेम्स जो है, जिसके ऊपर अब जीएसटी अप्लाई किया है, ठीक है, ड्रीम 11 वगैरह एक्शनेबल क्लेम बनाया है इसको, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। तो ऑनलाइन मनी गेम्स के भी 2 हैं पार्ट। अगर ऑनलाइन मनी गेम्स का बंदा इंडिया का है, सप्लायर इंडिया का है, सप्लायर इंडिया का है, तो कोई चक्कर नहीं है, फिर तो आप पैन नंबर के बेस पे ही क्या कर सकते हो, अपना आरसी ले सकते हो। लेकिन अगर ऑनलाइन मनी गेम्स वाला सप्लायर क्या है, सप्लायर आउटसाइड इंडिया, सप्लायर इंडिया से बाहर का है, तो उस केस में उसको जो है क्या कहते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उस केस में उसको जो है पैन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो क्या लिख रखा है, उस केस में अगर कोई सप्लायर है, पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन गेम्स फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में जो है फ्रॉम डिक्लेयरिंग देयर पैन नंबर, उसको पैन नंबर नहीं डिक्लेयर करना पड़ेगा। और पैन नंबर नहीं डिक्लेयर करना पड़ेगा तो फिर क्या कर सकता है, वो इन्हीं डॉक्यूमेंट के बेस पे अपना क्या करवा सकता है, इन्हीं डॉक्यूमेंट के बेस पे अपना जो है वो अपना आरसी अप्लाई कर सकता है। यानी कि उसको क्या होगा, पैन नोट रिक्वायर्ड, उसको पैन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ने एक छोटी सी अमेंडमेंट की है। और एक और अमेंडमेंट क्या की है कि ऐसा सप्लायर जो इंडिया से बाहर है और इंडिया में ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रोवाइड करता है, उसको भी उन्होंने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया है। ऑल तो ये बात जो है क्या कहते हैं, आईसीआई ने आपके सिलेबस में नहीं डाली, तो ये तो आप जनरल नॉलेज के लिए देख सकते हो। लेकिन हमारा जो एग्जाम पर्पस के लिए ये है कि जब वो आरसी के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको पैन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, पैन नंबर उनके पास होगा ही नहीं। बताओ क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो बंदा कहां का है, सप्लायर आउटसाइड इंडिया का है, उसके पास पैन नंबर होगा ही नहीं। आपको एक बात बताता हूं मैं कि अगर कोई ड्रीम 11 पे टीम बना लो,
ड्रीम इलेवन इंडिया की कंपनी है, तो इंडिया की कंपनी है, जीएसटी उसको ही पे करना पड़ेगा, जीएसटी उसको पे करना पड़ेगा, तो उसको क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कोई फॉरेन की कंपनी, कोई पबजी कंपनी कहां की थी, चाइना की थी, और अगर वो भी क्या करती, वो मनी गेमिंग करती, या कोई और कंपनी, चाइना की कंपनी और मनी गेमिंग कर रही है, तो गवर्नमेंट कहती है चाहे तुम चाइना के हो, अगर तुम्हें इंडिया में मनी गेमिंग करनी है तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना क्या हो जाएगा, कंपलसरी, और टैक्स तुम्हें ही पे करना पड़ेगा, और वो रजिस्ट्रेशन जो है पैन नंबर के बेस पे नहीं होगा, अलग किसी बेस पे होगा। तो ये जो है क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है। आगे चलते हैं। तो इसी के साथ आपका ये होता है कंप्लीट, और अब हम जो है क्या कहते हैं, आते हैं टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर पे। टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर में ज्यादा कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, तो 16th जो है क्या कहते हैं पॉइंट आता है, 16th ए, ये आता है आपका इनवॉइस चैप्टर। इसमें एक ही अमेंडमेंट है, हालांकि दो अमेंडमेंट है, हाँ दो अमेंडमेंट है। तो पहली अमेंडमेंट क्या है, पहली अमेंडमेंट जो है इस केस में क्या है, पहली अमेंडमेंट है हमारी ई इनवॉइस की लिमिट। ई इनवॉइस की लिमिट तुम्हें कितनी करवाई थी, ई इनवॉइस की जो क्या कहते हैं अपना जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ हो चुकी है। पहले कितनी हुआ करती थी, 10 करोड़ हुआ करती थी, अब जो है ये 5 करोड़ हो चुकी है। 5 करोड़ का मतलब क्या है, 5 करोड़ का मतलब है कि 17-18 से शुरुआत हुई थी, या तो 17-18 में, या 18-19, या 19-20, या 20-21, या 21-22, या 22-23, 23-24 तो अपना करंट ईयर है जहां पे आपका सिलेबस है। तो हमें क्वेश्चन आएगा कि 23-24 में उसको आरसी लेना है नहीं लेना, तो बताओ 23-24 में आरसी कब लेना पड़ेगा। इनमें से किसी भी साल में, इनमें से किसी भी साल में अगर उसकी टर्नओवर कितनी हो गई, 5 करोड़, इनमें से किसी भी साल में, इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18, इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़, अगर एग्रीगेट टर्नओवर क्या होती है, एक्सीड करती है 5 करोड़, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको ई इनवॉइस जो है वो बनाना मैंडेटरी हो जाएगा। बेटे पिछली बार भी ई इनवॉइस का क्वेश्चन आया था, क्योंकि वहां पर भी टर्नओवर की लिमिट कम हुई थी, इस बार भी आ सकता है। इनका रोज का ही काम है, जब भी टर्नओवर चेंज होती है इसके ऊपर क्वेश्चन बना के दे देते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है जहां जहां अमेंडमेंट है, तो आपको यह ध्यान रखना है अमेंडमेंट क्या है, रेड पेन से करनी थी 5 करोड़, पहले यहां पर कितना था 10 करोड़, अब कितना हो गया 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़। किसी भी जो है क्या कहते हैं अपना, किसी भी आपकी साल में, पिछले किसी भी साल में अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड हुई होगी, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, ई इनवॉइस बनाना क्या हो जाएगा, मैंडेटरी। एग्रीगेट चेक करते हैं। आगे आ गया 16 के बाद 17th अमेंडमेंट। 17th अमेंडमेंट ये कुछ भी नहीं है, क्लैरिफिकेशन है, कुछ ज्यादा खास बात नहीं है। ये क्या है, ये है अगर हमारा सप्लायर है रजिस्टर्ड, सप्लायर है रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लायर रजिस्टर्ड है और उसकी टर्नओवर है हुज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडिंग 5 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा है, तो इसके केस में क्या बनाना जरूरी हो जाएगा, ई इनवॉइस। आपको पता है ई इनवॉइस सिर्फ B2B सेल्स में बनाते थे, किस में बनाते थे, B2B में बनाते थे। B2C में तो डायनामिक QR कोड होता था, वो भी 500 करोड़ की टर्नओवर है। तो B2B के केस में क्या बनाते थे, ई इनवॉइस। अब यहां पर क्या है, हमारे पास एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, या फिर गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है, या फिर खुद स्वयं सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर कोई अपना लोकल अथॉरिटी है, या फिर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये लोग हैं, ये लोग रजिस्टर्ड हैं, ये लोग रजिस्टर्ड हैं, बट क्यों रजिस्टर्ड हैं, ये भी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन क्यों रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं जस्ट फॉर टीडीएस डिडक्शन, सिर्फ टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड हैं। बाकी जो है क्या कहते हैं, इनकी आउटपुट पर टैक्स नहीं है, इनकी आउटपुट पर टैक्स नहीं है, इनकी आउटपुट पर टैक्स नहीं है, आउटपुट पर टैक्स नहीं है, या तो इनकी आउटपुट ही नहीं है। ये लोग रजिस्टर्ड हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस। अब इनको भी हम B2B बोलेंगे या B2C बोलेंगे। अब बात आती है कि
इस बंदे ने इसको सप्लाई किया, सप्लाई टू सच पर्संस, इनको हम B2B बोलेंगे या B2C बोलेंगे। जैसे कि धोखा खाया मिस्टर रोहन ने, ऐसे लोग भी धोखा खा रहे थे, इसलिए जो है क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने यहां बताया इनको क्या बोलेंगे, B2B बोलेंगे। B2B बोलने का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि इस इनवॉइस पे यहां पर इसको क्या बनाना पड़ेगा, ई इनवॉइस इज रिक्वायर्ड, तो इनको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ये क्लैरिफिकेशन है क्या, क्लैरिफिकेशन ये है कि सप्लायर है, सप्लायर की टर्नओवर ज्यादा है, सप्लायर की टर्नओवर ज्यादा है, इसका मतलब उसको क्या बनाना पड़ेगा, ई इनवॉइस। लेकिन किसके ऊपर बनाना पड़ेगा, B2B सेल पे या B2C सेल पे, B2B पे। अब बात आती है सर ये सेल B2B है या B2C, तो ये सेल को क्या माना जाएगा, B2B माना जाएगा। गवर्नमेंट ने ऐसा क्लैरिफाई किया, इसको B2B माना जाएगा। क्यों B2B है, क्योंकि है तो ये भी रजिस्टर्ड है, तो ये भी रजिस्टर्ड, चाहे जो है क्या कहते हैं इनके आउटपुट पे टैक्स नहीं है, स्टिल ये रजिस्टर्ड है, तो इस सेल को B2B माना जाएगा और इसके ऊपर ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ऐसा जो है क्या कहते हैं हमारी गवर्नमेंट ने बोला है। और इन लोगों को क्या होता है, इन लोगों को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है। आपको सेक्शन 24 में लिखा हुआ है इन लोगों को जो है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो पहले भी था। टीडीएस डिडक्टर का कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है टीडीएस डिडक्टर का अंडर सेक्शन 24। आपको पता किन किन लोगों का कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, और अगर आपकी इनपुट पे आरसीएम लग जाए तो, और अगर आप सीटीपीओ, एनआरटीपीओ, और अभी ईसीओ वाले तो डिस्कस कर ही लिए, इसके अलावा टीडीएस डिडक्टर हो गए, ठीक है, टीडीएस डिडक्टर हो गए, इन सबको जो है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है। आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए थी, लेकिन याद नहीं है, तो दुख की बात है बड़े। तो अमेंडमेंट तो यानी कि मेरे को बाद में कराने चाहिए थे, पहले रिवीजन करानी चाहिए थी, फिर अमेंडमेंट कराना चाहिए था, लेकिन तुमने कहा कि जल्दी है हमें, तो पहले तो अमेंडमेंट कराओ, तो मैंने करा दी। अदरवाइज सही तो यही रहता, पहले तो मेरे को पक्का याद होता, तभी अमेंडमेंट करने का कुछ फायदा होता। अब तुम्हें पहले अब्बा जब्बा डब्बा मैं कुछ मर्जी बोल लूं, तुम्हारे को लगेगा हाँ हाँ सही है, बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ। तो अब ये है, अब आगे चलते हैं। अच्छा हाँ जी, जीएसटी क्यों नहीं लगेगा, हम तो जीएसटी चेक करेंगे इसके ऊपर ना, सप्लायर की टर्नओवर ज्यादा है, सप्लायर रजिस्टर्ड है, तो जीएसटी लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। तो सप्लायर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कर रहा है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सारी सप्लाई करो, सारी थोड़ी ना एग्जम्प्ट हो जाती हैं, कुछ ही चीजें एग्जम्पशन में कवर होती हैं। 5 ही थी, कौन सी 5 ही थी, वो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हाँ सही बात है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर सप्लाई करते हो, 5 सप्लाई मैंने एग्जाम्पट लिखवाई थी, पब्लिक वर्क्स जो थे, या फिर उसमें वेस्ट डेवलपमेंट था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, और हाँ सैनिटेशन वगैरह, इस तरह की चीजें थी, ठीक है। तो सारी चीजें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को थोड़ी ना एग्जाम्प्ट होती हैं, कहीं प्योर लेबर की सर्विसेज भी एग्जाम्प्ट हैं, वो हम एग्जाम्पशन चैप्टर में कर चुके हैं। तो प्योर लेबर की सर्विस है, या फिर गवर्नमेंट के सिविल स्ट्रक्चर बनवाया गवर्नमेंट ने, लेबर की सर्विसेज हैं, वो एग्जाम्प्ट हो जाती हैं, या फिर स्ट्रीट लाइट वगैरह की रिपेयरिंग वगैरह करवाई थी, वो एग्जाम्प्ट हो जाती थी। तो कुछ चीजें थी जो एग्जाम्पशन चैप्टर में पढ़ी थी, जो एग्जाम्प्ट हो जाती हैं, लेकिन गवर्नमेंट को सारी सर्विसेज थोड़ी ना एग्जाम्प्ट हो जाती हैं जो आप गवर्नमेंट को देते हो। तो मैं गवर्नमेंट की कंपनी की ऑडिट करता हूं, एग्जाम्प्ट थोड़ी ना है, वहां मेरा टीडीएस कटता है। अगर मैं गवर्नमेंट की पीएसयू की, मैं गवर्नमेंट के बैंक्स की ऑडिट करता हूं, एसबीआई बैंक की, इन बैंक्स की, तो मेरा टीडीएस काटती है गवर्नमेंट। टीडीएस कौन से वाला, इनकम टैक्स वाला नहीं, जीएसटी वाला टीडीएस काटती है। तो ये टीडीएस डिडक्टर होते हैं, तो गवर्नमेंट को टीडीएस काटना होता है, टीडीएस काटते हैं, और इनका रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपल्सरी होता है। हाँ कौन आईटीसी लेता है, गवर्नमेंट वाले आईटीसी थोड़ी ना लेंगे, ये टीडीएस मेरा काटा है, मेरा काट का टीडीएस जमा करा देंगे किसके नाम पे, मेरे नाम पर। मैं जब अपना जीएसटी भरूंगा तो मेरा वो ई कैश लेजर में ऐड हो जाएगा। हाँ इनको जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनके आउटपुट पे टैक्स नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा एक और बात भी थी, किन लोगों को ई इनवॉइसिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, किन किन लोगों को ई इनवॉइस नॉट मैंडेटरी, ई इनवॉइस नॉट मैंडेटरी किन किन को नहीं होती। B2C के केस में नहीं होती, और किन के केस में नहीं होती, सब भूल गए। 5 लोग थे, गवर्नमेंट को नहीं होती, बैंक को नहीं होती, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, रिवाइज करने के लिए लिखवा रहा हूं। SEZ को नहीं होती, GTA को नहीं होती, इसके अलावा इंश्योरेंस वाले को नहीं होती, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट वाले को नहीं होती, जो ट्रांसपोर्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस देता है। इन लोगों को ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं होती। और
इन्हीं को ही डायनेमिक क्यूआर कोड भी मैंडेटरी नहीं था, ऐसा हमने वहां पढ़ाया था ई इनवॉइसिंग के चैप्टर के अंदर। अब आपके मन में डाउट पता क्या आएगा? आपके मन में डाउट ये आएगा, सर आपने तो लिखा है गवर्नमेंट को ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है, और अभी आप कह रहे हो ये गवर्नमेंट को इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। ये है गवर्नमेंट एज अ रेसिपिएंट, टीडीएस की कोई बात नहीं है, और ये है ये सब एज अ सप्लायर। तो ये फर्क है, यानी कि अगर गवर्नमेंट सप्लाई करती है तो ई इनवॉइसिंग नहीं बनानी उसको, लेकिन गवर्नमेंट अगर सप्लाई क्या करती है, रिसीव करती है, तो वहां ई इनवॉइसिंग लग सकती है। बात समझ आती है आपको? बहुत ही लो एनर्जी पे काम कर रहे हैं बच्चे, आई डोंट नो व्हाई। एग्जाम के पास आते हैं तो जोश भर जाता है, और इनका तो उल्टा हुआ है, जोश खाली सा लग रहा है मुझे, खाली। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अगली अमेंडमेंट आती है हमारे पास 17A 18A 18A। आप मुझे एक बार बात बताना, पहले मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूं अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो करवाने की, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि भाई अपना बाद में अपना जो है अनइंपॉर्टेंट वालों पे अपन टाइम लगा दें। तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कराने की कोशिश करता हूं। अपने एक ये पेमेंट का चैप्टर है, पेमेंट के चैप्टर में पहले मैं आपको बेसिक सी बात करा देता हूं, फिर अगर टाइम अपने को लगा तो इसका क्वेश्चन कर लेंगे एक। तो पहले बेसिक बात बताता हूं, बेसिक बात क्या है पेमेंट के चैप्टर में। ये पेमेंट का चैप्टर शुरू हो चुका है। पेमेंट के चैप्टर में क्या अमेंडमेंट है? पेमेंट के चैप्टर में अमेंडमेंट है, किसके ऊपर अमेंडमेंट है? अमेंडमेंट है आपकी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ऑन रॉन्ग अवेलमेंट, रॉन्ग अवेलमेंट एंड यूज ऑफ आईटीसी। रॉन्ग अवेलमेंट एंड यूज ऑफ आईटीसी कवर्ड होता था अंडर सेक्शन 53। 51 जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है लेट पेमेंट पे। सिंपल आपने पेमेंट करनी थी, इंटरेस्ट की नहीं पे किया, अपना टैक्स की पेमेंट करनी थी, नहीं पे किया। 52 फ्रॉड वगैरह के केस में था। 50 का सबसेक्शन 3 लगता था अगर आपने क्या कहते हैं आईटीसी गलत ले लिया, ऐसा इनवॉइस जिसका आईटीसी नहीं लेना चाहिए था, ब्लॉक्ड था या कोई भी रीजन था और आपने गलत आईटीसी ले लिया। आईटीसी सिर्फ अवेल करने से टैक्स अपना जो है इंटरेस्ट लगना शुरू नहीं होता, अवेल के साथ अगर यूज करोगे तभी आपका इंटरेस्ट लगना शुरू होता है। ऐसी बातें हमने पढ़ी थी। तो अवेल एंड करके यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज वर्ड इंपॉर्टेंट यहां पर है। यूज करोगे तभी जो है क्या कहते हैं अपना हमारा ये आईटीसी लगना शुरू होगा, इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। अब कैसे पता चलेगा कि सर इन्होंने यूज कर लिया है? तो कैसे पता चलेगा? हाउ विल यू नो कि आपने रॉन्ग यूज कर लिया है? कैसे पता चलेगा? तो इसके अंदर जो है क्या प्रोविजन था, पहले तो मैं एक्ट लिखवा देता हूं। प्रोविजन क्या था? इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। इंटरेस्ट अप्लाई होता है, एप्लीकेबल, इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है ओनली व्हेन wrongly अवेल्ड आईटीसी यूज्ड। जब आप उसको यूज करते हो तभी जो है क्या कहते हैं अपना ये इंटरेस्ट लगना शुरू होता है। अब बात आती है सर हाउ विल यू नो, डू यू नो, हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो है जो रोंगली आईटीसी लिया था वो आपने क्या कर दिया है, यूज कर दिया है? तो कैसे पता चलेगा? तो यहां गवर्नमेंट ने पहले भी लिखा हुआ था, अभी भी लिखा हुआ है कि कब पता लगेगा, जब व्हेन ई क्रेडिट लेजर क्लोजिंग बैलेंस, ई क्रेडिट लेजर का क्लोजिंग बैलेंस, ई क्रेडिट लेजर का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ई क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो रोंगली अवेल्ड आईटीसी। ई क्रेडिट लेजर का जो है अपना क्लोजिंग बैलेंस फॉल्स बिलो रोंगली अवेल्ड आईटीसी, रोंगली अवेल्ड आईटीसी से नीचे चला जाएगा तभी जो है क्या कहते हैं हमें पता लगता है। व्हेन ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस रोंगली अवेल्ड आईटीसी के नीचे चला जाएगा तो ही हमें साबित होता है। सर इसका एग्जाम्पल बताओ, अभी बनवा के बताऊंगा आपको, आपको याद नहीं है, मैंने बनवाया हुआ है। तो
याद आ गया, हाश दिल को कुछ तो अच्छा लगा। व्हेन ई क्रेडिट लेजर क्लोजिंग बैलेंस फॉल्स बिलो रोंगली अवेल्ड आईटीसी, व्हेन ई क्रेडिट लेजर क्लोजिंग बैलेंस फॉल्स बिलो रोंगली अवेल्ड आईटीसी, तो हमको पता लगता है कि इसने आईटीसी क्या कहते हैं यूज कर लिया है, तब इंटरेस्ट लगना क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है, अब ये तो सर हमको पता ही था, इसमें तुमने क्या नया बता दिया। तो गवर्नमेंट ने यहां पर क्या बोला, गवर्नमेंट कहती हम यहां सिर्फ आपको एक आईटीसी की बात करने आए हैं, आईजीएसटी की, हम बात करने आए हैं आईजीएसटी की। गवर्नमेंट कहती है कि मान लो आपने आईजीएसटी का गलत आईटीसी ले लिया, आपने आईजीएसटी का गलत आईटीसी ले लिया, आईजीएसटी का गलत आईटीसी ले लिया, तो कब मानेंगे कि आईजीएसटी का गलत आईटीसी आपने यूज कर लिया है। तो गवर्नमेंट कहती है जब आपके ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस गिर जाएगा आईजीएसटी के आईटीसी से, तब मानेंगे। इसको समझाने के लिए पहले मैं एग्जांपल कराता हूं। तो एग्जांपल करते हैं, पहले अपन एक दो लाइन छोड़ देना, एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको समझ आएगी ज्यादा बात। तो भाई अपन एग्जांपल करने वाले हैं और मैं आपके लिए घर से बढ़िया तरीके से एक एग्जांपल बना के आया हूं। मैं आपको ई क्रेडिट लेजर बनाकर दूंगा। यहां पर ई क्रेडिट लेजर के अंदर हम यहां पर 3 कॉलम बनाएंगे। जब पहले मैंने एग्जांपल करवाया था ना, वहां पर जब अपन क्या कहते हैं क्लास कर रहे थे, तो वहां एग्जांपल में मैंने एक ही कॉलम बताया था, क्योंकि अभी भी मेरा यही मानना है कि एग्जाम में 3 कॉलम वाला नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा बच्चों के लिए, क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। लेकिन स्टिल सिर्फ एक ही सिंपल आना चाहिए क्वेश्चन कि भाई इतना जो है जीएसटी है और आप बताओ क्या कहते हैं, इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा। 3 कॉलम वाला थोड़ा सा मुश्किल है कि भाई वो तीनों का बैलेंस अलग अलग बताए, आईजीएसटी का अलग बताए, सीजीएसटी का अलग बताए, एसजीएसटी का अलग बताए, थोड़ा सा मुश्किल है, एग्जाम्पल नहीं आना चाहिए। लेकिन स्टिल अमेंडमेंट का पार्ट है तो मैं तो करवाऊंगा। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपके 3 कॉलम हो गए, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये लेजर कौन सा है, ये है ई क्रेडिट लेजर। हमने लेजर फॉर्म में लिखा है, एग्जाम में आएगा तो स्टेटमेंट लिख देगा वो कि भाई ऐसे ऐसे आपका लेजर है। वो बोलेगा कि आपने आईटीसी अवेल किया, आपने आईटीसी अवेल किया। आईटीसी 2 टाइप के होते हैं, एक आईटीसी होता है गुड आईटीसी। गुड आईटीसी का मतलब क्या है, जिसका आईटीसी सही है ले सकते हो आप, ठीक है। तो वो आपने अवेल किया, मान लो तीनों का अवेल कर लिया, 50,000 इसका, 50,000 इसका और 50,000 इसका। दूसरा क्या कहते हैं आईटीसी होता है रोंगली अवेल्ड, रोंग आईटीसी। आपने रोंग आईटीसी भी अवेल कर लिया, लेकिन रोंग आईटीसी सिर्फ आपने कौन सा लिया, आईजीएसटी का। बताओ मैंने सिर्फ आईजीएसटी क्यों लिखा है, क्योंकि अमेंडमेंट किसके लिए आई है, आईजीएसटी के लिए। तो मैंने आईजीएसटी का आईटीसी गलत ले लिया, मतलब मैंने कोई इंटरसेट परचेज की थी और वो गलत परचेज थी, उसका मैंने आईटीसी ले लिया गलती से, या तो मेरे पास अभी गुड्स नहीं थी, कोई भी रीजन था, मैंने गलत आईटीसी ले लिया, सेक्शन नंबर 16 की कंडीशन तोड़ के आईटीसी ले लिया। तो आईटीसी मैंने गलत ले लिया। अब क्या किया मैंने, अब मैंने आईटीसी किया यूज। यूज करते टाइम मैंने क्या किया, आईजीएसटी का यूज कर लिया 1 लाख, सीजीएसटी का यूज कर लिया 50,000, एसजीएसटी का यूज कर लिया 50,000। क्लोजिंग बैलेंस आ गया, आईजीएसटी का आ गया 10,000 और सीजीएसटी का आ गया 50,000 और एसजीएसटी का कितना आ गया 50,000। क्योंकि मैंने यूज पता है सारा का सारा कहां से कर लिया, हाँ 1 मिनट रुको। तो यहां पर कितना हो गया 50 और टोटल 110 हो गया, 110 आ गया। इसके अलावा मैंने 50 और 10 वो यूज कर दिया। अच्छा ओपनिंग बैलेंस लिख देता हूं ना मैं, ओपनिंग बैलेंस भी था, सीजीएसटी का पड़ा था 50,000 रुपए का, एसजीएसटी का पड़ा था 50,000 रुपए का। तो 50 और 50 1-1 लाख रुपए का मेरे पास पड़ा था सीजीएसटी का बैलेंस, 1 लाख का था एसजीएसटी। उसमें से मैंने 50 यूज कर लिया, 50 उसका यूज कर लिया और क्या कहते हैं थोड़ा सा हमारे पास बच गया। अब बताइए ये टैली हो गया आपका, ये टैली हो गया। अब मेरे को ये बताइए, अब मेरे को ये बताइए इस एग्जाम्पल से देखकर कि क्या इसके ऊपर 53 का इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो क्वेश्चन मैं ये पूछता हूं, इज 53 इंटरेस्ट एप्लीकेबल। बताओ कौन कह रहा है लगना चाहिए, कौन कह रहा है नहीं लगना चाहिए। लगेगा क्यों भाई, देखो आप कह रहे हो कि सर, आप कह रहे हो कि आईजीएसटी का क्रेडिट का बैलेंस फॉल कर गया, किससे फॉल कर गया, रोंगली अवेल्ड आईटीसी से। रोंगली अवेल्ड आईटीसी था 60,000 और आप साफ साफ दिख रहा है टोटल हो गया 60 और 50 1,10,000, उसमें से आपने 1 लाख यूज कर लिया तो बच गया 10,000।
तो यानी कि आपने जो है क्या कहते हैं रोंगली अवेल्ड आईटीसी यूज कर लिया, साफ साफ दिख रहा है। आपने ही कहा था, आपने क्या कहा था, आपने कहा था इंटरेस्ट तब लगता है जब ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस गिर जाए रोंगली अवेल्ड आईटीसी से। और यहां पर यही हुआ है, ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस जो है क्लोजिंग बैलेंस 10,000 हो गया है, गिर गया है किससे, रोंगली अवेल्ड आईटीसी से, जो कि 60,000 था। तो यहां पर इंटरेस्ट लगना चाहिए, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, कहते हैं नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? गवर्नमेंट कहती है कि जो ये हमारा अभी दो बैलेंस और पड़े हैं, कौन से दो बैलेंस पड़े हैं, एक तो आपके पास पड़े हैं सीजीएसटी के बैलेंस, एक पड़े हैं आपके पास एसजीएसटी के बैलेंस। तो क्या ये सीजीएसटी और एसजीएसटी के बैलेंस क्या तुम आईजीएसटी को पेमेंट करने में यूज कर सकते हो? यस। क्यों नहीं कर सकते? सीजीएसटी का आईटीसी क्या तुम आईजीएसटी के अंदर यूज नहीं कर सकते? कर सकते हो। क्या एसजीएसटी का आईटीसी क्या तुम आईजीएसटी के पेमेंट में यूज नहीं कर सकते? कर सकते हो। तो गवर्नमेंट कहती है जब सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी आप आईजीएसटी में यूज कर सकते हो, तो आपको जो है क्या कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस चेक करते टाइम तीनों का एग्रीगेट बैलेंस चेक करना चाहिए, ना कि सिर्फ इसका बैलेंस चेक, ना कि सिर्फ आईजीएसटी का बैलेंस चेक करना चाहिए। आपको तीनों का एग्रीगेट बैलेंस चेक करना चाहिए, ना कि सिर्फ इस 10,000 का बैलेंस चेक करना चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है तीनों का एग्रीगेट बैलेंस चेक करना चाहिए आपको। तो यहां पर क्या है, हमारा इंटरेस्ट तब लगता था, इंटरेस्ट जो है क्या कहते तब लगता है एप्लीकेबल व्हेन, जब क्या होता है, जब आईजीएसटी का आईटीसी जो कि है आपका रोंगली अवेल्ड, जब रोंगली अवेल्ड आईटीसी गिर जाता है, फॉल्स बिलो यानी कि लेस देन, ये गिर जाता है, सॉरी रोंगली अवेल्ड आईटीसी नहीं, ये क्या होता है व्हेन, कौन क्या गिर जाता है, व्हेन, हाँ व्हेन ये नहीं, व्हेन क्या होता है, व्हेन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ई क्रेडिट लेजर, आईसीआई ने एक नई शॉर्ट फॉर्म दी है ईसीएल, ई क्रेडिट लेजर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ई क्रेडिट लेजर अगर गिर जाता है, फॉल्स बिलो अगर गिर जाता है, किससे गिर जाता है, रोंगली अवेल्ड आईटीसी ऑफ आईजीएसटी से गिर जाता है, तो उस केस में जो है क्या होगा, उस केस में हम यहां पर क्या करेंगे, उस केस में इंटरेस्ट लगाएंगे। अब यहां चेक करके देखो ये नहीं गिरा है, कैसे नहीं गिरा है, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, तीनों को ऐड करके देखना पड़ेगा, जो कि कितना आ रहा है 110 आ रहा है, और ये रोंगली अवेल्ड था कितना 60,000, इसका मतलब ये नहीं गिरा है, इसका मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट नॉट एप्लीकेबल। तो ये मेरे को लगता है एमसीक्यू वगैरह के लिए क्वेश्चन बन सकता है आपका, अदरवाइज बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आईसीआई ने भी ये नहीं बताया कि सर जब हम एसजीएसटी का निकालेंगे तो क्या करेंगे, जब हम कोई और अपना सीजीएसटी का निकालेंगे तो क्या करेंगे। इस रूल को अप्लाई करके आप सीख तो सकते हो वैसे कि अपना जो एसजीएसटी का अगर आपकी लायबिलिटी है तो कहां कहां यूज कर सकते हो, एसजीएसटी में और आईजीएसटी, दो जगह हो सकता है, तो इन दोनों का बैलेंस ऐड करना चाहिए। और जब सीजीएसटी कर रहा हो तब भी किसका, सीजीएसटी का और आईजीएसटी का ऐड करना चाहिए। ऑल्दो आईसीए ने इसको क्लैरिफाई नहीं किया है, तो एग्जैक्टली मेरे हिसाब से सेम क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो आईजीएसटी वाला, सीजीएसटी या एसजीएसटी का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, आएगा तो सेम डिट्टो यही क्वेश्चन बन के आएगा आईजीएसटी वाला। तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि जब भी आईजीएसटी का कोई आपने रोंगली अवेल्ड आईटीसी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कब लगेगा, जब रोंगली अवेल्ड आईटीसी से गिर जाएगा, कौन गिर जाएगा, ई क्रेडिट लेजर का टोटल बैलेंस, ई क्रेडिट लेजर का टोटल बैलेंस गिर जाएगा, तभी जो है क्या कहते हैं लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो ये हो गया आपका एग्जांपल। अब प्रोविजन नोट करा देता हूं। हां जी जी, आईजीएसटी पहले, हाँ इनका कहना है कि पहले आईजीएसटी का बैलेंस किसमें से यूज करते हैं, आईजीएसटी में करते हैं। कोई बात नहीं, वो तो मैंने जस्ट क्या किया है, मैंने तो अपना एक इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया है। हो सकता है आपका यहां पर क्या हो जाए कि भाई अपना आईजीएसटी का बैलेंस तो क्या हो जाए, 0 हो जाए, बाकियों का ज्यादा बच जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा समझाने का मकसद यहां किस चीज से है, यहां समझाने का मकसद इस चीज से है कि जब आप ये चेक करोगे कि आईटीसी का बैलेंस फॉल करा है या नहीं किया, तो आप क्या करोगे, तीनों को ऐड करके चेक करोगे, ना कि सिर्फ एक का बैलेंस चेक करोगे। मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकता हूं, यूज में हटा देता हूं तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैं यूज हटा देता हूं तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, बताओ क्यों, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि यूज देगा, वो आपको सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस भी दे सकता है।
इंटरेस्ट तो तब भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। उसने क्या दे दिया, ओपनिंग दे दिया, अवेल कितना किया वो दे दिया, और साथ में क्या दे दिया, क्लोजिंग बैलेंस। तब भी आप क्या कहते हैं, अपना कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहां पर हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या रोंगली अवेल्ड आईटीसी, क्या रोंगली अवेल्ड आईटीसी, क्या इसका बैलेंस कितना है, और इन तीनों को मिलाकर बैलेंस कितना है। इन तीनों को मिलाकर बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब इंटरेस्ट अभी अप्लाई नहीं होगा। कंसेप्ट ये कहता है, ठीक है जी। हाँ, अगर सीजीएसटी, हाँ इनका सीजीएसटी का भी और एसजीएसटी का भी होता अगर रोंगली अवेल्ड आईटीसी, वही समझा रहा था। सीजीएसटी के लिए किस क्या चेक करेंगे, एसजीएसटी के लिए क्या चेक करेंगे, ये गवर्नमेंट ने भी बताया नहीं है। मतलब गवर्नमेंट ने तो बताया होगा, आईसीए ने इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया। तो अगर जो है सीजीएसटी का भी बैलेंस होता तो क्या करते, एसजीएसटी भी हमने गलत ले रखा होता तो क्या करते, अभी क्लियर नहीं किया है, ठीक है। अभी सिर्फ किसके ऊपर ये क्लैरिफिकेटिव नोट आया है, आईजीएसटी के ऊपर, वो मैंने आपको बताया है। होना क्या चाहिए, यही होना चाहिए भाई। अगर ये बैलेंस आपने एक बार ले लिए तो फिर तो टोटल करके चेक कर लो ना, टोटल करके चेक कर लो, फिर तो इनको भी टोटल कर लो, इनको भी टोटल कर लो। ये तो तभी नोट लगेगा जब आईजीएसटी का तो क्या कहते हैं, है पड़ा रोंगली अवेल्ड, बाकी दोनों है ही नहीं, ये तभी लगेगा ये। अगर मान लो तीनों ही अवेलेबल है फिर तो इनका भी तीनों को ऐड कर लो, इनको भी तीनों को ऐड कर लो, ऐसे कर लो आप। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको मैंने क्या कहते हैं, बस लिखवाना था आपको कि यहां पर मैंने क्या लिख दिया, यहां पर ये लिख दिया कि भाई हाँ क्लोजिंग बैलेंस आपको चेक करना है। तो क्लोजिंग बैलेंस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस चेक करने के लिए हमें तीन लोगों के क्लोजिंग बैलेंस ऐड करने पड़ेंगे। क्लोजिंग बैलेंस चेक करने के लिए हमें किस किस के क्लोजिंग बैलेंस ऐड करने पड़ेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ई क्रेडिट लेजर ऑफ आईजीएसटी भी ऐड करना पड़ेगा, सीजीएसटी भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस के एसजीएसटी भी ऐड करना पड़ेगा। तीनों को ऐड करके हमें चेक करना पड़ेगा, टेकन टुगेदर। इनको तीनों को ऐड करके चेक करना पड़ेगा। और आप मुझे एक बात बताइए सर, क्या कंपेंसेशन सेस का बैलेंस भी ऐड कर सकते हैं? क्या कंपेंसेशन सेस का भी बैलेंस ऐड कर सकते हैं? नहीं होगा। कंपेंसेशन सेस का आईटीसी इनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, तो उनका कोई बैलेंस ऐड नहीं करोगे। कंपेंसेशन सेस तो सिर्फ कुछ प्रोडक्ट पे लगता है, उनका जो है क्या कहते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है, उसका बैलेंस ऐड आप नहीं करोगे। तो बाकी तीनों का आईटीसी आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा इसमें जो है क्या कहते हैं, अपना एक और बात आती है, हां अगली तो आपको लिखवाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखवाना है, हाउ विल यू कैलकुलेट रोंगली अवेल्ड एंड यूज्ड आईटीसी। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रोंगली अवेल्ड एंड यूज्ड आईटीसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, रोंगली अवेल्ड एंड यूज्ड आईटीसी का फॉर्मूला क्या बनेगा। ये मैं पहले करवा चुका हूं आपको। रोंगली अवेल्ड एंड यूज्ड आईटीसी का फॉर्मूला होता है कि जब आपका ये रोंगली अवेल्ड आईटीसी में से माइनस करते हो, क्या रोंगली अवेल्ड आईटीसी में से माइनस करते हो आप क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ई क्रेडिट लेजर, ये माइनस करते हो तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है कि कितना हमने यूज किया। तो यूज निकालने के लिए हम क्या चेक करते हैं, कितना हमने अवेल किया था माइनस कितना क्लोजिंग बैलेंस अपना बचा हुआ है, तो हम ऐसा निकालते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्पेशली हम किसके लिए निकाल रहे हैं, आईजीएसटी के लिए। स्पेशली हम आईजीएसटी के लिए निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहां तो आईटीसी तो लेंगे कौन से वाला, आईजीएसटी, लेकिन इनका बैलेंस कौन से वाला लेंगे, तीनों को जोड़कर, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी प्लस आईजीएसटी को जोड़कर। तो ये हमारी क्लैरिफिकेशन आई है। तो ये हो गया आपका पेमेंट चैप्टर कंप्लीट। अब आते हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है टीडीएस। टीडीएस कितने चैप्टर बच गए, प्लेस ऑफ सप्लाई रह गया, वैल्यू सप्लाई क्यों रह गया, वैल्यू सप्लाई में तो कोई अमेंडमेंट है ही नहीं।
प्लेस ऑफ सप्लाई रह गया, और आईटीसी की कोई अमेंडमेंट नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई रह गया, एक ये रह गया टीडीएस, और एक रह गया रिटर्न। 3 चैप्टर रह गए, फटाफट हो जाएगा। टीडीएस, टीडीएस कौन सी अमेंडमेंट नंबर कौन सी है? हाँ 19। इसमें क्या चेंज आया है? कोई भी चेंज नहीं है, बकवास चेंज है। लेकिन इस बकवास चेंज की वजह से तुम्हारे को थोड़ा सा याद हो जाएगा टीडीएस था क्या। टीडीएस के अंदर चेंज नहीं है, एक्चुअल में चेंज है टीसीएस के अंदर। तो चेंज क्या है? चेंज ये है आपका ईसीओ। आपको पता है कि ईसीओ जो है, ईसीओ कौन होता है? जो बंदा क्या करता है, जो मीडियोकर की तरह एक्ट करता है। किस किस के बीच में? हाँ, सप्लायर। सप्लायर 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है रजिस्टर्ड सप्लायर, एक हो सकता है अनरजिस्टर्ड सप्लायर। 2 तरह के सप्लायर हो सकते हैं। क्या मुझे क्वेश्चन बताइए कि क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन भी टीसीएस, क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन भी ईसीओ के थ्रू सेल कर सकता है? कौन सा कर सकता है, गुड्स वाला या सर्विस वाला? दोनों कर सकते हैं। पहले सिर्फ कौन से वाला कर सकता था? सर्विस वाला। बट अब लेटेस्ट अमेंडमेंट के बाद गुड्स वाला भी जो है सेल कर सकता है ईसीओ के थ्रू। सर्विस वाला भी कौन सा कर सकता है? 9(5) को छोड़कर जो बाकी है, क्योंकि 9(5) वाला भी कर सकता है, बट 9(5) के केस में अलग केस लगता है। 9(5) के केस में टीसीएस अप्लाई नहीं होता। जहां 9(5) अप्लाई हो जाता है वहां जो है क्या कहते हैं, टीसीएस अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि जहां 9(5) अप्लाई होता है वहां पूरा का पूरा टैक्स किसको पे करना पड़ता है? ईसीओ को। तो फिर टीसीएस क्यों कटेगा भाई? टीसीएस का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो इसीलिए टीसीएस का लॉजिक वहीं बनता है जहां 9(5) अप्लाई नहीं होता। तो यहां जो मैं आपको बता रहा हूं, पहले मैं लिख देता हूं, टीसीएस है, टीडीएस नहीं है, टीसीएस है। ये तभी अप्लाई होता है जब क्या कहते हैं 9(5) नॉट एप्लीकेबल। तो हम यहां बात कर रहे हैं जहां 9(5) अप्लाई नहीं होता। तो गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विस भी हो सकते हैं, जहां 9(5) अप्लाई नहीं होता वहां बात कर रहे हैं, वही टीसीएस अप्लाई होता है। तो जब क्या कहते हैं कोई भी बायर क्या करेगा, खरीदेगा ईसीओ के थ्रू खरीदेगा कोई भी बायर, ईसीओ के थ्रू खरीदेगा कोई भी बायर, और ईसीओ के थ्रू खरीदेगा। लेकिन सप्लायर कौन होगा? रजिस्टर्ड सप्लायर। 2 तरह से हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी अपना वो मिल्क शेक मंगवाया, किससे? टिगल से। हो सकता है टिगल की अभी अभी तो सेल शुरू हुई है, हो सकता है उसके बाद रजिस्ट्रेशन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है क्या कहते हैं अपना उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो भी सही। तो अपना सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। ऑल्दो टिगल बेच रहा है इंटरस्टेट, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना क्या हो जाएगा? कंपलसरी। तो भाई सप्लायर जो है क्या कहते हैं हो सकता है ईसीओ के थ्रू बेचता होगा, अपना रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी। ये भी आपको बता दूं, अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर बेचेगा ईसीओ के थ्रू, टीसीएस नॉट एप्लीकेबल। सॉरी, अमेंडमेंट नहीं है, रेड से नहीं आएगा। टीसीएस नॉट एप्लीकेबल हेयर। टीसीएस सिर्फ यहां अप्लाई होगा। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन ईसीओ के थ्रू बेचेगा तो ईसीओ उसका टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। क्यों कलेक्ट नहीं करेगा? अरे भाई वो अनरजिस्टर्ड है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो कैसे आप टीसीएस लगा सकते हो? और टीसीएस का जो सेक्शन था 51-52 सेक्शन था, वहां जो 52 सेक्शन था टीसीएस का, वहां साफ साफ लिखा था कि टीसीएस अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के केस में। अगर सप्लाई रजिस्टर्ड होगा तब भी अप्लाई होगा 2.5 लाख से ऊपर के अमाउंट पे। अदरवाइज जो है क्या कहते हैं अपना वो टीडीएस था 2.5 लाख के ऊपर की अमाउंट। लेकिन यहां पर ये क्लियर है कि टीसीएस जब अप्लाई होगा सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन पे अप्लाई होगा, ईसीओ पे अप्लाई नहीं होगा। अब हां, तो यहां टीसीएस अप्लाई होगा, अनरजिस्टर्ड से खरीदोगे तो टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। अब यहां पर क्या बात आती है? बात यह आती है कि सर ईसीओ को एक स्टेटमेंट भरनी पड़ती है। ईसीओ को एक स्टेटमेंट भरनी पड़ती है। उस स्टेटमेंट का क्या नाम होता है? उस स्टेटमेंट का नाम होता है GSTR 8 भरनी होती है। लेकिन जो ये GSTR जाती है ये गवर्नमेंट को भरनी पड़ती है। जो ये GSTR 8 जाती है, ये GSTR 8 के अंदर क्या होता है? बोथ डिटेल दी जाती है, बोथ सप्लायर्स की, दोनों सप्लायर्स की डिटेल जाती है, चाहे आपका अनरजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड हो। अनरजिस्टर्ड सप्लायर का तो पता है कौन सा नंबर जाएगा? अगर वो गुड्स का होगा तो एनरोलमेंट नंबर जाएगा। अगर वो गुड्स वाला सप्लायर होगा और अनरजिस्टर्ड होगा तो उसका एनरोलमेंट नंबर जाएगा। सर्विस वाले का कोई नंबर नहीं जाएगा। लेकिन बोथ सप्लायर की डिटेल जाती है,
चाहे वो अपना रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। तो ईसीओ क्या करता है, ईसीओ जो है गवर्नमेंट को डिटेल भेजता है बहुत सप्लायर्स की, और रजिस्टर्ड सप्लायर का तो साथ में वो क्या काट के भी देगा, टीसीएस भी जो है काटेगा। रजिस्टर्ड सप्लायर का तो ईसीओ क्या करेगा, टीसीएस भी काटेगा, और वो टीसीएस किसको जमा कराएगा, गवर्नमेंट को। और आपको पता है ये टीसीएस कहां जमा हो जाएगा, ये टीसीएस कहां जमा हो जाएगा, ये टीसीएस जमा हो जाएगा, ये टीसीएस जो होगा वो जमा हो जाएगा रजिस्टर्ड सप्लायर के ई कैश लेजर के अंदर जो है वो ऐड हो जाएगा। ये टीसीएस हो जाएगा रजिस्टर्ड सप्लायर के ई कैश लेजर के अंदर ऐड हो जाएगा। ये प्रोसेस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें क्या होता है कि रजिस्टर्ड सप्लायर का टीसीएस काटता है ईसीओ, वो ईसीओ जमा कराता है गवर्नमेंट के पास जीएसटीआर 8 के साथ, और फिर वो गवर्नमेंट जो है क्या करती है, उस टीसीएस को क्रेडिट कर देती है ई कैश लेजर के अंदर उस रजिस्टर्ड सप्लायर के। लेकिन हम यहां बात करना चाहते हैं सर अनरजिस्टर्ड के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट। यहां अनरजिस्टर्ड सप्लायर का नाम तो आ गया, अनरजिस्टर्ड सप्लायर का नाम आ गया कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर ने क्या किया है, इस ईसीओ के थ्रू बेचा है, कोई टीसीएस तो कटा नहीं। यहां गवर्नमेंट इसको क्या इंफॉर्मेशन देगी, तो गवर्नमेंट इसको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी। बस इतनी सी यहां पर क्या आया है, एक क्लैरिफिकेशन आया है कि नो कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट इसको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी। गवर्नमेंट सिर्फ किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, और रजिस्टर्ड पर्सन को जो टीसीएस कटा होगा वो उसके ई कैश लेजर के अंदर शो कर दिया जाएगा। तो इस डायग्राम से हमने क्या शो किया, इस डायग्राम से हमने ये शो किया है, मैं रिपीट करता हूं, इस डायग्राम से हमने ये शो किया कि जब भी कोई भी बंदा रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड किसके थ्रू बेचता है, ईसीओ के थ्रू। ईसीओ को क्या भरनी पड़ती है, एक स्टेटमेंट, जो कि कौन से रिटर्न में भरी जाती है, जीएसटीआर 8 में भरी जाती है। ये स्टेटमेंट जो है क्या की जाती है, ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट को भरी जाती है, जिसमें टीसीएस भी जमा होता है। लेकिन टीसीएस सिर्फ कौन से वालों का जमा होता है, रजिस्टर्ड वालों का जमा होता है। ये टीसीएस जो जमा होता है वो गवर्नमेंट क्या करती है, ई कैश लेजर में डाल देती है। किसके ई कैश लेजर में डाल देती है, रजिस्टर्ड के। अनरजिस्टर्ड वालों को कुछ नहीं मिलता, ठेंगा मिलता है उनको। अब ये बात जो है क्या कहते हैं, आप यहां से ही पढ़ सकते हो, जो कि हमारा पेज नंबर है, टीडीएस वाला पेज नंबर, पेमेंट के बाद अगला ये रहा, यहां पे पढ़ सकते हो। तो देखो क्या लिखा रखा है कि चाहे हो अनरजिस्टर्ड चाहे हो रजिस्टर्ड, दोनों ही बंदे ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर क्या बताया गया, ये बताया गया कि जो भी जीएसटीआर 8 जाती है, उस जीएसटीआर 8 के अंदर दोनों की डिटेल जाती है, रजिस्टर्ड की भी डिटेल जाती है और अनरजिस्टर्ड की भी डिटेल जाती है। बट टीसीएस सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होता है, रजिस्टर्ड के ऊपर, अनरजिस्टर्ड पे अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा यह लिखा रखा है कि जो भी डिटेल ईसीओ देगा जीएसटीआर 8 के अंदर, वो जो है क्या कहते हैं, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन होगा, रजिस्टर्ड सप्लायर होगा, रजिस्टर्ड सप्लायर होगा, तो उसके कहां पर चली जाएगी, उसके ई कैश लेजर के अंदर जो है टीसीएस ऐड हो जाएगा, और अनरजिस्टर्ड के पास कुछ भी नहीं जाएगा। ऐसा जो है क्या कहते हैं गवर्नमेंट बताना चाहती है इस अमेंडमेंट, या कह सकते हो क्लैरिफिकेशन के थ्रू। मैं इसको अमेंडमेंट नहीं मानता, नॉर्मल क्या है, एक क्लैरिफिकेशन। वो ऑब्वियस ही बात है, जब इनका टीसीएस कटा ही नहीं है अनरजिस्टर्ड वालों का, जब अनरजिस्टर्ड वालों का टीसीएस कटा ही नहीं है, तो गवर्नमेंट इनको बताएगी क्या, कुछ भी नहीं, सिंपल बात है। अब आते हैं अगली अमेंडमेंट, जो कि कौन से चैप्टर की है हमारे पास, रिटर्न चैप्टर की है। ब्रेक चाहिए, अच्छा जी। एक्चुअली क्या था कि भाई ब्रेक है, ब्रेक करते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या था, ये हमारी आईसीआई ने पहले जो ये पीडीएफ भेजी थी ना, शुरू में पीडीएफ भेजी थी ये 50 पेज की, ठीक है, अमेंडमेंट ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। फिर क्या हुआ, फिर गलती से आईसीआई ने क्या किया था, वो अमेंडमेंट्स के अंदर सीए फाइनल की अमेंडमेंट भी यहां डाल दी थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे मैं दोबारा जब क्या कहते हैं आपके नोट्स बनाए, ये मेरे पास प्रिंट है इस अमेंडमेंट का, ये 38 पेज की है, 38 पेज की है, इसमें मेरे पास प्रिंट है, मैंने सारे नोट्स बनाए, सब कुछ किया। और जब मैं कल पढ़ाने वाला था आपको, तब मैंने डाउनलोड की, ये अब बची हुई है 34 पेजेस की, तो मतलब 4 पेज और कम कर दिए। तो क्या पता एग्जाम से पहले कुछ और कम कर दे, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन मतलब कहने का क्या है कि ये आई से थोड़ा बहुत चेंज करती जा रही है, जल्दी जल्दी जो है थोड़ी अमेंडमेंट कम कर दी है उसने, शुक्र है उसका। तो बस एक बार एग्जाम से पहले हम देख के चले जाएंगे कि कहीं थोड़ा बहुत कुछ कम तो नहीं कर दिया कि आप तक हमारे को कम पढ़ना पड़ जाए, तो बस ये वाली बात है, ठीक है।
ज्यादा नहीं करेगी, ज्यादा करेगी तो मैं तो हूं ना, फिर दोबारा पढ़ा दूंगा आपको, नोट्स तो बना ही रखे हैं मैंने। तो अमेंडमेंट नंबर 20 जी, रिटर्न, हाँ जी, मैंने सिर्फ इतनी बात बोली है कि ईसीओ क्या होता है। ईसीओ के थ्रू रजिस्टर्ड पर्सन भी बेच सकता है, अनरजिस्टर्ड भी बेच सकता है, दोनों बेच सकते हैं, बेचेंगे दोनों, लेकिन टीसीएस कटेगा सिर्फ किसका, रजिस्टर्ड का। फिर मैंने आपको यह बताया कि ईसीओ क्या करेगा, जितने भी लोग उसके थ्रू बेचेंगे उस सब की डिटेल वो किस में देगा, अपनी जो रिटर्न होती है जीएसटी रेट उसमें देगा। तो गवर्नमेंट के पास दोनों की डिटेल आ चुकी है कि किस किस ने रजिस्टर्ड ने बेचा, किस किस अनरजिस्टर्ड ने बेचा, दोनों की डिटेल आ चुकी है। दोनों की डिटेल रिसीव करके अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है क्या कहते हैं अपना कम्युनिकेशन करेगी। किसको कम्युनिकेशन करेगी, रजिस्टर्ड के साथ तो कम्युनिकेशन करेगी, क्योंकि उसके तो वो क्या करेगी, ई कैश लेजर के अंदर ऐड कर देगी, लेकिन अनरजिस्टर्ड के साथ वो कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करेगी। ये बताया सिर्फ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है भाई, थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है आपका 5 नंबर का। वो क्या थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, राइट डाउन द केसेस व्हेन अ सप्लायर इज डिबार्ड फ्रॉम फर्निशिंग R1। रजिस्टर्ड पर्सन कैन बी डिबार्ड, डिबार्ड का मतलब रोक दिया जाएगा, फ्रॉम फर्निशिंग R1। R1 या IFF भरने से उसको रोक दिया जाएगा। कब रोक दिया जाएगा, इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, कुछ केसेस थे हमारे पास, 4 केसेस पहले थे, 4 या 3 केसेस पहले थे, 3 केसेस थे, एक और भी ऐड हुआ था, 4 केसेस, हाँ 3 ही थे, 3 केसेस थे, 3 केसेस थे और 2 और ऐड कर दिए गवर्नमेंट ने, वो हम लिख लेते हैं। तो 3 केसेस कौन कौन से थे, पहले मैं रिवाइज तो कराऊंगा, एक बार लिखवाऊंगा। पहला केस था, इफ R1 ऑफ प्रीसीडिंग या प्रीवियस टैक्स पीरियड नॉट फर्निश्ड, पिछले साल की नहीं हो सकता है, अगर आप क्यूआरएमपी में आते हो तो उस केस में तो पिछले जो है क्या कहते हैं क्वार्टर की बात होगी, और अगर आप नॉर्मल स्कीम में आते हो तो वहां पिछले मंथ की बात होगी। तो अपने पिछले महीने की अगर आपने R1 नहीं भरी तो अब इस महीने की नहीं भर सकते। दूसरा है, इफ 3B ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड नॉट फर्निश्ड, अगर आपने पिछले महीने की 3B नहीं भरी तो भी आप नहीं भर सकते R1। और आपको पता है R1 भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, R1 नहीं भरोगे तो तुम्हारे रेसिपिएंट को क्या नहीं मिलेगा, 2B, और 2B में नहीं आएगा, आईटीसी नहीं मिलेगा, वो तुम्हारी जान खा जाएंगे। तो R1 बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी गवर्नमेंट क्या कहती है, R1 जो है क्या कहते हैं तुम्हारी यहां पर बंद करना चाहती है, ताकि अगर तुम्हारी R1 नहीं होगी अपने आप जो है क्या कहते हैं तुम अपना क्या करोगे, सही काम करोगे, टैक्स भरोगे। तो तीसरा जो है क्या कहते हैं, यहां पर हुआ करता था एक और रूल जो कि था, रजिस्टर्ड पर्सन टू होम इंटीमेशन सेंट अंडर रूल 88C। 88C क्या, कौन सा रूल था, 88C रूल था कि नहीं वो नहीं था, 86B रूल था वो, जो अपना 1% हमारे को ई कैश लेजर में पे करना पड़ता है। ये रूल क्या था, ये रूल था कि आपको जो है क्या कहते हैं क्या करना पड़ता है, अगर आपका R1 में सप्लाई ज्यादा होती है और 3B में तुम सेल क्या दिखाते हो, कम दिखाते हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तुम्हें सिस्टम बेस्ड नोटिस आ जाएगा। पहले क्या होता था, लोग झूठ बोलते थे, अब क्या कहती है गवर्नमेंट कि जैसे तुम्हारी R1 में सेल ज्यादा है, तो ये 88C वाला रूल कौन सा है, R1 में तुम्हारी सेल ज्यादा है और आपके 3B में सेल क्या है, कम है, तो अगर मिसमैच हो गया तो तुम्हारे को फटाफट से क्या आ जाएगा, इंटीमेशन आ जाएगा। और उस केस में क्या होगा, आपका इंटीमेशन आने के बाद आपको 2 मौके दिए जाएंगे, या तो आप क्या कहते हैं जो भी डिफरेंस है उसका टैक्स भर दो, या फिर उसको क्या कहते हैं जो भी रीजन है आपके कि आपका डिफरेंस क्यों आया वो रीजन आप एक्सप्लेन कर दो। और जब तक नहीं करोगे तब तक तुम्हारी क्या नहीं फाइल करने देंगे, R1 फाइल नहीं करने देंगे अगले महीने की। यानी कि पिछले महीने की 3B में अगर डिफरेंस आ गया तो हम क्या करेंगे, अगले महीने की R1 फाइल नहीं करने देंगे, जब तक तुमने क्या नहीं किया, जब तक तुमने इस डिफरेंस को सोल्व ना किया, या फिर तुमने क्या नहीं किया, रीजन नहीं बताया कि ये डिफरेंस क्यों आया। तो ये जो है क्या कहते हैं आपका थर्ड जो है अपना हमने किया हुआ है। फोर्थ पॉइंट और है
ये थर्ड पॉइंट किया हुआ है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट कहां है? फोर्थ पॉइंट में, रेड पेन से लिख रहा हूं, तो फोर्थ पॉइंट में अमेंडमेंट है। फोर्थ पॉइंट में अमेंडमेंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है रजिस्टर्ड पर्सन, डिटो सेम है, टू होम इंटीमेशन सेंट अंडर, या रूल चेंज हो गया, रूल नया इंसर्ट कर दिया 88D, नया रूल आ गया है जिसका नाम है 88D। अगर आपने रूल नंबर 88D में आपको इंटीमेशन आई है, और अगर आपको रूल 88D में इंटीमेशन आई है और आपने इसका टैक्स नहीं भरा है, तो जब तक टैक्स नहीं भरोगे तब तक जो है क्या कहते हैं, आपको हम R1 फाइल नहीं करने देंगे। 88D क्या है अभी आपको समझाऊंगा अगले 2 मिनट बाद, वो भी अमेंडमेंट है, तो उसको समझाने से पहले इसको कंप्लीट लिख लो। 88D में आपको इंटीमेशन आई है, और अगर आपने 88D के अंदर जो इंटीमेशन है उसका टैक्स नहीं भरा या उसका जवाब नहीं दिया, तब तक तुम्हें क्या नहीं फाइल करने देंगे? R1 नहीं फाइल करने देंगे। अब यहां पर जो है क्या कहते हैं, लिख रखा है कि तब तक नहीं फाइल करने देंगे, तो लिखो यहां पर अनलेस, तब तक फाइल नहीं करने देंगे तुम्हें R1 जब तक या तो तुम क्या कर दो, रजिस्टर्ड पर्सन हैज पेड, या तो तुम पे कर दो, हैज पेड एक्सेस आईटीसी, जो भी तुम्हारा आईटीसी बनता है वो पे कर दो, या फिर और हमें रीजन बता दो, फर्निश आप बता दो, फर्निश्ड रिप्लाई दे दो जिसके अंदर रीजन एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेनिंग रीजंस फॉर एक्सेस आईटीसी, कि तुमने एक्सेस आईटीसी क्यों लिया। अब तो पर्दा खुल ही चुका है, इसका मतलब क्या है कि 2B के अंदर जितना तुम्हारा आईटीसी बनता था, अगर 3B में तुमने क्या किया, जितना 2B में आईटीसी था उससे क्या ले लिया, ज्यादा आईटीसी ले लिया, कम नहीं ज्यादा। कम से तो गवर्नमेंट खुश होगी, कम से कोई चक्कर नहीं है। 2B में तुम्हारा एलिजिबल परचेज थी 10 लाख रुपए की, तुमने आईटीसी ले लिया 12 लाख रुपए का, तुमने ज्यादा आईटीसी ले लिया, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले के जमाने में लोग करते थे और फिर नोटिस तो पता नहीं आते थे नहीं आते थे और बच जाते थे लोग। अभी भी कल परसों अपना जो है क्या हुआ, मैं ये रूल पढ़ा रहा था दूसरे बैच वाले बच्चों को, वो आ गए हमारे पास, कहते हमारे पिताजी ने तो क्या किया हुआ है, ब्लूड ग्रेड का भी आईटीसी ले रखा है, हमने तो क्या कहते हैं, हम कार खरीदते हैं उसका भी आईटीसी ले लेते हैं, हम तो कुछ और खरीदते हैं उसका भी आईटीसी ले लेते हैं। तो मतलब इस तरह से चौड़े होके बता रहे थे कि हमने तो कुछ इतना आईटीसी ले रखा, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। तो मतलब फिर ये जो है लोगों को, अपना गवर्नमेंट को भी पता लगा कि लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और अभी तक गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है, तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया। गवर्नमेंट कहती है हम सिस्टम बेस्ड नोटिस भेजेंगे। सिस्टम बेस्ड नोटिस का मतलब है कोई ऑफिसर नोटिस नहीं भेजेगा, कौन भेजेगा, ऑटोमेटिकली वेबसाइट नोटिस भेजेगी, और वेबसाइट बोलेगी कि तुम्हारा 2B में कम था, इसमें तुम्हारा ज्यादा आईटीसी आ रहा है, तो तुम्हारा जो है क्या कहते हैं, जब तक तुम क्या नहीं करोगे, या तो इसका क्या बताना पड़ेगा, रीजन, या फिर क्या कहते हैं, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्सेस आईटीसी को पे करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, तब तक जो है तुम्हारे को क्या फाइल नहीं करने देंगे, अगले महीने की R1 फाइल नहीं करने देंगे। तो ये है हमारा, ये 4th पॉइंट ऐड किया है। 5th पॉइंट एक और ऐड हुआ है, ये है कि जब तक तुमने अनलेस ही हैज नॉट फर्निश्ड वैलिड बैंक अकाउंट नंबर अंडर रूल 10A, याद है कल मैंने कराया था ये रूल 10A, पता क्या है, बताओ क्या है रूल 10A। रूल 10 है जिसमें अमेंडमेंट आई थी ड्यू डेट के अंदर, कि आपको क्या करना है, जिस दिन आपका आरसी आता है उसे 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है, ये बैंक अकाउंट फर्निश करना है, या फिर फाइलिंग ऑफ फर्स्ट रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अब ये अमेंडमेंट आई थी। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर ये होता है अनलेस ही हैज नॉट फर्निश्ड। तो हमने बताया था आपको, जब तक कि तुम उसको बैंक अकाउंट को दे नहीं देते, अगर 30 दिन बीत चुके हैं, तुमने बैंक अकाउंट नहीं दिया, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारी जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। कल मैंने आपको बताया था तुम्हारा आरसी सस्पेंड कर दिया जाएगा। एक तो वहां अमेंडमेंट लिखी, एक यहां अमेंडमेंट लिखी कि अगर बैंक अकाउंट नहीं दिया तो क्या हो जाएगा। सेकंड चीज लिखी, आपको R1 भी फाइल नहीं करने देंगे अगर आपने बैंक अकाउंट फर्निश नहीं किया। तो ये दोनों काम लिखे, जब तक बैंक अकाउंट फर्निश नहीं कर देते तब तक जो है तुम्हें R1 फाइल नहीं करने देंगे। और दूसरा अमेंडमेंट क्या आई है, 88D रूल। अब 88D रूल जो है हम अपने पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर। अब अगली अमेंडमेंट बताओ कौन सी है, 21। ये है 88D रूल, रिटर्न चैप्टर की अमेंडमेंट है।
इसमें क्या है भाई, बहुत ही आसान है, आपको बता ही दिया कि भाई क्या है कि एक है रजिस्टर्ड पर्सन और एक है हमारे पास कॉमन पोर्टल, और पोर्टल का नाम तो आप जानते ही हो, gst.gov.in। अब रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, रजिस्टर्ड पर्सन जो है क्या कहते हैं अपना R1 फाइल करता है, फिर 2B फाइल करता है। तो रजिस्टर्ड पर्सन अपनी क्या फाइल करेगा, 2B में उसने कुछ आईटीसी बताया है, लेकिन वो नालायक जो है क्या करता है, जब दोबारा क्या फाइल करेगा, 3B में वो क्या कर लेता है, आईटीसी ज्यादा ले लेता है, आईटीसी अवेल्ड ग्रेटर देन। 3B में आईटीसी अवेल्ड ज्यादा है किससे, आईटीसी अवेलेबल इन 2B बाय अ स्पेसिफाइड परसेंट। 2-4 रुपए का ज्यादा है, कोई चक्कर नहीं है, गवर्नमेंट परसेंटेज स्पेसिफाई करेगी, अभी करी नहीं है, अभी रूल आया है, नया नया भट्टी से निकल कर आया है, तो अभी रूल अभी बताएगी गवर्नमेंट कि 5% ज्यादा हो, 10 ज्यादा हो, 15 ज्यादा हो, तब हम जो है एक्शन लेंगे। 1-आधे% की तो गलती हो जाती है, गवर्नमेंट कहती है कोई चक्कर नहीं है। तो कहता है कि 3B में आईटीसी अवेल्ड ज्यादा है ग्रेटर देन आईटीसी अवेलेबल इन 2B बाय अ स्पेसिफाइड परसेंटेज। अगर जो है क्या कहते हैं आपका 3B में 2B फाइल नहीं होती, 2B सिर्फ अपीयर होती है, 2B फाइल नहीं होती है। तो अगर 3B में आईटीसी अवेल ज्यादा है 2B में जो भी अवेलेबल आईटीसी था उससे, तो फिर क्या होगा, फिर जो है पोर्टल इसको भेजेगा इंटीमेशन। पोर्टल जो है क्या कहते हैं इस बंदे को भेजेगा, पोर्टल इसको जो है क्या कहते हैं भेजेगा इंटीमेशन। रेड पेन से लिखता हूं, ये अमेंडमेंट है, इसको इंटीमेशन भेजी जाएगी। ये इंटीमेशन कौन सी होगी, सिस्टम जनरेटेड, यानी कि कोई ऑफिसर जो है काम नहीं कर रहा, ये सिस्टम जनरेटेड इंटीमेशन होगी। इंटीमेशन जो है क्या कहते हैं भेजी जाएगी ऑन कॉमन पोर्टल, इंटीमेशन भेजी जाएगी ऑन कॉमन पोर्टल, ब्रैकेट में लिख लो ये होगी सिस्टम पे सिस्टम जनरेटेड, सिस्टम जनरेटेड जो है क्या कहते हैं ये इंटीमेशन होगी, और सिस्टम जनरेटेड इंटीमेशन भेजी जाएगी। और जैसे ही ये इंटीमेशन भेजी जाएगी आपके पास बेटे 2 रास्ते मिलेंगे। अच्छा, ये इंटीमेशन जो है क्या कहते हैं क्या होगी, एक इसमें साथ में आपको ईमेल के थ्रू भी इंटीमेशन भेजी जाएगी। तो एक इंटीमेशन आएगी सेंट ऑन रजिस्टर्ड ईमेल, तो 2 इंटीमेशन आएंगी। एक तो इंटीमेशन कहां पर आएगी आपकी, एक तो इंटीमेशन कहां पर आएगी पोर्टल पे, और दूसरी इंटीमेशन कहां पर आएगी रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर आएगी। तो इंटीमेशन आएगी, और इंटीमेशन आने के 7 दिन के अंदर इसको रिप्लाई करना पड़ेगा। इंटीमेशन आने के 7 दिन के अंदर इसको रिप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर ये क्या करेगा, ये बंदा बेचारा रिप्लाई करेगा, सीए के पास जाएगा, सीए के पास जाकर रिप्लाई करेगा। तो ये जो है क्या कहते हैं रिप्लाई करेगा। कितने दिन में अब रिप्लाई करना है इसको, 7 वर्किंग डेज में, 7 डेज में, इन 7 डेज उसको रिप्लाई करना पड़ेगा। उसके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो क्या कर सकता है पे कर सकता है, क्या पे कर दे, एक्सेस आईटीसी जो भी उसने लिया है वो पे कर दे, प्लस के इंटरेस्ट लग जाएगा अंडर सेक्शन 50 का इंटरेस्ट लग जाएगा। या फिर दूसरा काम क्या है बताओ, दूसरा हां एक्सप्लेन कर दे रीजंस फॉर डिफरेंस इन आईटीसी में डिफरेंस क्यों आया, इसके रीजन एक्सप्लेन कर दे। ये सारे रिप्लाई आपको कहां पे करने हैं, ऑन कॉमन पोर्टल, अलग से कुछ नहीं करना, ऑनलाइन जाकर आपको रिप्लाई करना है। और ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, अदरवाइज आग लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा, अदरवाइज कैंसिल नहीं होगा, अदरवाइज हम तुमसे सस्पेंड, तुम्हें जो है क्या कहते हैं 73-74 सेक्शन लग जाएगा, और आपसे रिकवर कर लेंगे वो जो हमारे रिकवरी प्रोसीडिंग्स होती हैं जो आप सीए फाइल में पढ़ोगे वो लग जाएंगे। अदरवाइज एक्सेस आईटीसी शैल बी डिमांडेड अंडर सेक्शन 73-74। तो ये हो गया आपका रिटर्न चैप्टर की अमेंडमेंट्स। और अब हम आते हैं हमारा आखिरी चैप्टर जिसका क्या नाम है, प्लेस ऑफ सप्लाई। बाकी तो सब हो गया ना जी, हाँ 4th पॉइंट में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा।
फोर्थ पॉइंट में तो सिर्फ R1 से डिवार कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट जो है क्या कहते हैं, नोटिस तो 88D का यही जाएगा ना, यही तो समझाया मैंने 88D रूल, यही तो है 88D। इंटरेस्ट लग तो रहा है, बस फोर्थ पॉइंट में तो क्या कर रहे हैं हम, तुम्हें अगर तुमने 88D रूल को फॉलो नहीं किया, अगर एक्सेस आईटीसी नहीं पे किया, तो हम तुम्हारी R1 क्या कर रहे हैं, R1 ब्लॉक कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये जो पे किया जाएगा एक्सेस आईटीसी इंटरेस्ट के साथ ही पे किया जाएगा। तो मतलब यहां तो मैंने क्या लिखवाया, यहां तो मैंने ये लिखवाया है कि जब तक कि तुम 88D को फॉलो नहीं कर देते तब तक तुम्हारी R1 क्या रहेगी, ब्लॉक रहेगी। 88D की डिटेल तो अपने को यहीं लिखी मिलेगी ना, ठीक है, तो 88D तो यहीं लिखा मिलेगा आपको डिटेल में। अब अगला जो है क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई, लास्ट चैप्टर, अमेंडमेंट नंबर बताना, 22। अमेंडमेंट नंबर 22, ये अमेंडमेंट क्या है, ये है सेक्शन नंबर 10(1) में जब हम लगाते थे प्लेस ऑफ सप्लाई निकालते थे इन केस ऑफ गुड्स, गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई निकालते थे, वहां अमेंडमेंट है। गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई निकालते थे ना, वहां पर हमने एक चार्ट बनवाया हुआ है, वो चार्ट आप जो है क्या कहते हैं भूल चुके हो। वहां हमने चार्ट बनाया 5 कंडीशन, एक्सीलेंट। पहली कंडीशन ए था, वो था जब मूवमेंट ऑफ गुड्स होती है उस केस में, मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में जहां मूवमेंट टर्मिनेट होती है वहां प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है। सेकंड आपका होता था बिल टू शिप टू मॉडल, बिल टू शिप टू मॉडल, तो उसके अलग अलग थे, वो मैं सारे रिवाइज थोड़ी ना कराऊंगा यहां पे। इसके बाद सी था, जहां पर था नो मूवमेंट, जहां कोई मूवमेंट नहीं होती, उस केस में क्या होता है, जहां पर डिलीवरी की जाती है, लोकेशन ऑफ डिलीवरी, वहां पर होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। डी पॉइंट था, डी पॉइंट में थोड़ा स्पेस छोड़ना है सी और डी के बीच में, यह है असेंबल्ड के केस में, जहां असेंबल्ड होता है उस केस में वही प्लेस होता है, वही माना जाता है। और लास्ट था ई पॉइंट, जो कि था ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेयंस, वहां चढ़ाए हैं, सही बोल रहा है बतरा, ऑन बोर्ड, कि जहां हम जो है बोर्ड्स ऑन बोर्ड लेकर जाते हैं उन गुड्स को, वहां जो है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है। ये 5 थे, अच्छे वाले थे, सही चल रहा था, क्या दिक्कत थी। अब दिक्कत क्या आई, समझना इसको ध्यान से, दिक्कत ये आई, अब समझना इसको, दिक्कत क्या आई कि मैं बेटे अपना हिसार का इंसान हूं और मैं दिल्ली घूमने हुए गया था, मैं दिल्ली घूमने गया था, वहां पर जो है मेरे को कोई चीज पसंद आ गई, मैंने कहा बेटे पैक कर दे, सोफा पसंद आया मेरे को तेरा, पैक कर दे। तो मैंने वहां से जो है पैक करवाया सोफा, और मैंने उसको क्या किया, वो बोलता भाई ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आपको लेके जाना पड़ेगा। और एक्चुअल में हुआ भी था, मैं अपना मॉल में गया था एक बार, वहां पे इनका बढ़िया शोरूम है, वो नाम भूल गया मैं ब्रांड का, होम डेकोर वालों का शोरूम है, वहां पर मेरे को एक रेक्लाइनर वगैरह बहुत पसंद आया, तो मैंने कहा भाई कितने का, उन्होंने कहा 50,000 रुपए का। तो मैंने कहा मेरे को चीज बड़ी पसंद है, मेरे को मैंने कहा डिलीवर कर दोगे हिसार में, वो कहते हम डिलीवरी नहीं करते, तो आपको खुद लेकर जाना पड़ेगा। तो वो तो मैं फिर कहा कि मैंने कहा ठीक है, मेरी थार में तो आएगा नहीं, तो फिर रहने देते हैं। लेकिन हाँ अभी की बात है, थोड़े दिन पहले की बात है, तो फिर मैंने कहा चलो रहने देते हैं। लेकिन स्टिल फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहां से एक ट्रांसपोर्टर भेजा, और मैंने यहां स्पेशल एक जीटीए वाला भेजा, गुड्स ट्रांसपोर्टर वाला, उसने मेरे 2,000 रुपए चार्ज किए, वो गया वहां पर, वहां जाकर जो है फिर मैंने अपना जो है वहां पैक करवा के रखा हुआ था, उन्होंने वहां लोड किया और फिर वो घर पे लेकर आए। तो मतलब क्या है कि ऐसा केस जहां पर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन जाता है और जाकर सीधा दिल्ली से परचेज करता है, वो दिल्ली वाला थोड़ी ना पूछेगा भाई कहां लेकर जा रहा है, और मैं बता भी दूंगा, मैं झूठ बोल दूंगा, मैं कहूंगा ये पड़ोस में ही लेके जा रहा हूं, तो ऐसे कोई फिक्स नहीं कर सकते। तो मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जब भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर का मतलब क्या होता है, ओवर द काउंटर का मतलब है काउंटर पे गए और आपने खरीदा, वहां पर जब बंदा, इतनी लाइनें लगी होती हैं, भीड़ होती है, तो जो इन्वेस्ट होने वाला बंदा होता है, रजिस्टर्ड पर्सन है तो ठीक है जीएसटी नंबर लिख लेते हैं, लेकिन अनरजिस्टर्ड है तो बंदा जीएसटी नंबर भी नहीं लिखता, सिर्फ नाम लिखता है कि आपका नाम भी ना लिखे, और हो सकता है फटाफट तो हो सकता है आपका एड्रेस भी ना लिखे, रेसिडेंट का कौन सी जगह लेकर जा रहा है ये भी ना लिखे। तो अगर पता ही नहीं है रेसिडेंट कौन सी जगह लेकर जा रहा है, तो अब यहां पर ए भी नहीं लग पाएगा। ए में क्या था कि अगर मूवमेंट है तो मूवमेंट तो है, यहां पर सामान में लेकर आ रहा हूं हिसार में, तो था मूवमेंट जहां खत्म होती है, अब पता ही नहीं है मूवमेंट खत्म कहां होती है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा कैसे, इंटरस्टेट लगाएं या इंटरस्टेट लगाएं, प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा बनाए या दिल्ली बनाए,
तो यहां समझ नहीं आ रहा था। तो गवर्नमेंट ने यहां पर क्या बोला, एक नया क्लोज इंसर्ट किया। किस पर्पस के लिए? ओवर द काउंटर परचेजेस के लिए। जब ओवर द काउंटर परचेज होता है और इतनी भीड़ होती है तो जो छोटे छोटे सप्लायर होते हैं उनको दिक्कत होती है कि भाई अब कोई बीड़ी खरीदने गया, अब आप कैसे जो है उसका पता करोगे भाई कहां पे जाके पिएगा या कहां पे जाके कंज्यूम करेगा, कहां लेके जा रहा है। छोटी मोटी ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप कोई लाइट खरीदने गए, आप कोई, अच्छा माइग्रेंट लेबर्स की बहुत समस्या है। अब यहां पर बिहार से इतने सारे मजदूर आए होते हैं या फिर दूसरी जगह से इतने सारे लोग आए होते हैं, यहां पर जो है क्या कहते हैं, वो आकर कुछ भी कंज्यूम करते हैं या फिर यहां से कुछ खरीद कर वहां पर शहर में ले जाते हैं। तो कैसे सप्लाई डिटरमाइन करेगा कि ये इसकी मूवमेंट कहां पर जा रही है? तो गवर्नमेंट ने देखा। अच्छा गोरो सर का एग्जांपल ले लो। गोरो सर ने क्या किया, यहां पर, वैसे सर ने कुछ नहीं किया ऐसा, ठीक है, वैसे कागजों में क्या दिखाया गया है, कागजों में दिखाया है गौरव सर कहां रहते हैं, चंडीगढ़ में। और उन्होंने क्या किया है, हिसार से गाड़ी खरीदी है, हिसार से गाड़ी खरीदकर वो रहते हैं चंडीगढ़ में, वहां लेकर गए हैं, ऐसा दिखाया गया है। इससे क्या होता है, चंडीगढ़ का नंबर लेते हैं तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के चार्जेस क्या लेते हैं, कम लगते हैं, 6% लगता है आरसी के चार्जेस, हम हिसार में पे करते हैं 8%। तो 2% सीधा जो है उनकी बचत होती है। 1 लाख रुपए बचाया है सर ने इस काम को करके। तो ये जो है क्या कहते हैं, मेरे को भी तब पता लगा था जब मैं भी कंपस गाड़ी की टैक्स ड्राइव लेने गया था। वो कहते चंडीगढ़ का नंबर होगा तो आपको 26 लाख की या 25 जो भी था रेट वो उतने की पड़ेगी, और अगर हरियाणा का नंबर लोगे तो 1 लाख 2 लाख महंगी पड़ेगी। इस तरह की कोई बात थी। तो अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या समझा रहा हूं, ऐसा लोग अक्सर करते हैं कि सामान खरीदते हैं कहीं और से और उसका जो है क्या कहते हैं अपना लेकर जाते हैं कहीं और। अब इस केस में सप्लायर के लिए बहुत मुश्किल है डिटरमाइन कर पाना कि मूवमेंट कहां पर खत्म हुई है। तो गवर्नमेंट ने यहां पर एक नया क्लोज ऐड किया, जिस क्लोज का नाम क्या है, सीए। आप भी सीए बनने वाले और क्लोज का नाम भी क्या है, सीए। तो सीए क्लोज के अंदर क्या है, सीए क्लोज के अंदर ये सिर्फ बनाया गया है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन द काउंटर, नहीं, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो ये सिर्फ किसके लिए बनाया गया है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। और ये क्या करता है, इसकी शुरुआत होती है नॉटविथस्टैंडिंग से। नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ये ओवररूल करता है। किसको ओवररूल करता है, ए को और सी को, यानी कि ए के केस में भी ओवररूल करता है और सी को भी ओवररूल करता है। अब आपको घर जाके क्या करना है, उस चार्ट में ए के नीचे लिख लेना है कि ए के नीचे लिख देना है कि ये सिर्फ अब ए अप्लाई हो पाएगा अगर सप्लाई की जाएगी किसको, टू रजिस्टर्ड पर्सन। बताओ क्यों, क्योंकि ए और सी को दोनों ओवररूल करता है। कौन ओवररूल करता है, सी ए। और सी ए कब अप्लाई होता है, जब क्या होता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर जो है क्या कहते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को की जाती है तो ये अप्लाई होता है। तो जब अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेची जाता है तो ये अप्लाई होता है। और ये बोलता है नॉटविथस्टैंडिंग एएनसी, नॉटविथस्टैंडिंग एएनसी कहता है कि उसको ओवररूल करना है। अब बात आती है सर ये प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालता है, तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई निकालता है इफ, ये बोलता है कि अगर इफ एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का एड्रेस रिकॉर्डेड, अगर रेसिपिएंट का एड्रेस रिकॉर्डेड है इन इनवॉइस, अगर रेसिपिएंट का एड्रेस लिखा हुआ है इनवॉइस के अंदर, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई तो क्या बनाएंगे, लोकेशन, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, तो ये बनाएंगे। और अगर एड्रेस नहीं है अदरवाइज, तो उस केस में बनाएंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर की लोकेशन बनाएंगे। ये जनरल रूल यहां पर नहीं था गुड्स में, ये सर्विसेज के केस में था, वही लगभग यहां पर कॉपी कर लिया गया। ठीक है, इसके अलावा लेकिन इसमें एक और बात लिखी गई कि प्रॉपर एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ स्टेट लिख दोगे ना तो भी हम मान जाएंगे। तो कहता है कि अगर आप क्या करते हो, रिकॉर्डिंग ऑफ नेम ऑफ स्टेट, तो भी चल जाएगा, सिर्फ स्टेट लिख दो कहां का है ये, ऑफ रेसिपिएंट इज इक्वल टू रिकॉर्डिंग ऑफ एड्रेस, तो मान जाएंगे कि आपने एड्रेस रिकॉर्ड कर दिया। तो सिर्फ स्टेट लिख दोगे तो भी चलेगा। तो ये थी हमारी अगली अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट में हमने क्या सीखा, जब भी कोई गुड्स बेचे जाते हैं, किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, मैं दिल्ली से जाके खरीदूं या हिसार से जाके खरीदूं, अगर जो है क्या कहते हैं वो बंदा रेसिपिएंट क्या, सप्लायर क्या करता है, इनवॉइस पे मेरा एड्रेस नोट करता है,
तब तो लोकेशन क्या बनेगी, वो एड्रेस बनेगी। और अगर सप्लायर मेरा एड्रेस रिकॉर्ड नहीं करता तो फिर क्या बनेगी, फिर जो है लोकेशन ऑफ सप्लायर बनेगी। क्या बात समझ आ गई है? अमेंडमेंट है तो क्या आ सकता है क्वेश्चन, लास्ट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर पहले मैं समझा दूं या पहले मैं नोटिंग कर रहा हूं, क्योंकि टाइम बचा है 5-7 मिनट, तो पहले समझा देता हूं। रीड तो आप घर से भी कर सकते हो। अब समझना ध्यान से, क्या है ये अमेंडमेंट है रिलेटेड टू, ये अमेंडमेंट है रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट स्पेस। इसमें क्या होता है, साथ साथ में थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं, साथ साथ थोड़ा सा नोट कराता हूं, पारस है, पारस जो है क्या कहते हैं, पारस एक कंपनी है, एक कॉरपोरेट है, पारस एक कॉरपोरेट है। और पारस क्या करता है, पारस हायर करता है एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करते हैं, जैसे कि कोई भी हो सकती है वो, तो उसको हायर करते हैं। और हम उसको बोलते हैं कि भाई दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एक तो हम ये बोल सकते हैं उसको कि भाई तेरे को क्या करना है, इस पीएलए एरिया के अंदर मुझे बड़े बड़े 20 बैनर चाहिए, बड़े बड़े 20 बैनर चाहिए। या फिर हम बोलते हैं कि हिसार के इस एरिया के अंदर, सपोज बस स्टैंड के पास हमें जो है बड़े बड़े, जैसे ही बस से सवारियां आ रही हो सामने पारस दिखना चाहिए। तो ऐसे ऐसे जो है क्या कहते हैं अपना, हमें वहां पर 10 बैनर चाहिए। और साथ में जो है क्या कहते हैं, वहां पर विवेक सर की फोटो ऐसे हाथ जोड़ के खड़े, ऐसा हमें चाहिए, ठीक है। और हम जो है ऐसा एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को बोलते हैं। तो एक तो ये हो गई, इसको क्या बोलते हैं, सुनिए, मजाक नहीं, इसको सुनिए, ये क्या होता है, ये है, सुनिए, ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ये राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। यहां पर कौन सी सर्विस ली गई है, हमें एडवर्टाइजमेंट की सर्विस ली गई है। हमने क्योंकि सिर्फ ये बताया एरिया ये होना चाहिए, हमने सिर्फ ये बताया है, हमने ये नहीं बताया कि वो प्रॉपर्टी जो है क्या कहते हैं हमें चाहिए। दूसरी सर्विस क्या होती है, दूसरी सर्विस होती है कि हम कहते हैं, जैसे सपोज करो मैं जा रहा था गाड़ी से, तो मैंने देखा कि भाई यहां पर ये जो डाबड़ा वाला पुल है ना, इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक बहुत बड़ा होर्डिंग है, बहुत बड़ा होर्डिंग है। वहां पर कभी तो अपना एड लगी होती है लेमन ट्री की, कभी एड लगी होती है कोई फर्नीचर के शोरूम की, कभी एड लगी होती है अपना ये नया खुला था कल्याण ज्वेलर्स की, कभी कोई और एड लगी होती है। तो इस तरह से एड लगी होती है। तो भाई ये मेरे को लोकेशन पसंद आ गई बड़ी, तो मैंने एजेंसी को ये बोला कि भाई क्या होगा, एजेंसी को मैंने ये बोला कि मेरे को तो यही जो है क्या कहते हैं अपना बिलबोर्ड चाहिए, यही होर्डिंग चाहिए, इसी होर्डिंग पे मुझे ये पोस्टर लगवाना है। तो वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, वहां पर मैं क्या हायर कर रहा हूं, वहां पर मैं क्या किराए पे ले रहा हूं, वो होर्डिंग किराए पे ले रहा हूं। वहां मैं एडवर्टाइजमेंट की सर्विस नहीं ले रहा, वहां मैं होर्डिंग किराए पे ले रहा हूं। मैं उस होर्डिंग का कुछ मर्जी करूं, चाहे उसको खाली छोड़ूं, चाहे उसके ऊपर मैं अपनी ऐड लगाऊं, चाहे उसके ऊपर 2 ऐड लगाऊं, 3 ऐड लगाऊं, कुछ मर्जी करूं, छोटी छोटी फोटो लगाऊं, बड़ी फोटो लगाऊं, कुछ मर्जी करूं। वो होर्डिंग मेरा हुआ 1 महीने के लिए। अब मैंने क्या किराए पे लिया है, होर्डिंग। तो जब होर्डिंग किराए पे लेंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा अलग तरीके से। और दूसरा मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया था, हमने होर्डिंग किराए पे नहीं लिया, हमने क्या बोला, हमने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को बोला कि भाई इस एरिया के अंदर मेरे को जो है अपना कोई भी जो तेरे पसंद आए जगह, उसके अंदर जो है आपको 5 या 6 जो है बड़े बड़े पोस्टर लगाने हैं, वो लगा दियो आप। तो वो मैंने क्या सर्विस ली है, मैंने किराए पे, जगह किराए पे नहीं ली है, मैंने वो बिल्डिंग किराए पे नहीं ली है, मैंने क्या किया है, मैंने एडवर्टाइजमेंट की सर्विस ली है। और उसके अंदर वो खुद मैनेज करेगा, वो खुद अपना दिमाग लगाएगा कि उसको जो है क्या कहते हैं कहां लगाना है, चाहे वो प्रॉपर्टी किराए पे ले, चाहे वो खुद मालिक हो, वो उसकी मर्जी है। तो वहां पर जो है, यहां पर होता है वेंडर, वेंडर का मतलब जो प्रॉपर्टी का मालिक है, तो ये वेंडर होता है। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी भी खुद के पास उसका कुछ नहीं होता, वो भी आगे वेंडर से क्या करती है, वेंडर से बिल्डिंग वगैरह किराए पे लेती है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये या तो हो सकता है कि बिल्डिंग किराए पे ली जाए, या तो हो सकता है बिल्डिंग किराए पे ली जाए, या फिर हो सकता है कोई बिल बोर्ड, या फिर हो सकता है कि भाई इस तरह से पारस लिखा जाए, या तो हो सकता है कोई बिल्डिंग किराए पे ली जाए, या फिर हो सकता है कोई बिल बोर्ड किराए पे लिया जाए, इस तरह की चीज हो सकती है।
तो अब मैंने आपको यहां पर क्या बताया, मैंने आपको यह बताया कि पारस को जो है क्या करना है, पारस को इस तरह से कोई भी एडवर्टाइजमेंट देनी है तो वहां दो तरह की चीजें हो सकती हैं। दो तरह की कौन सी चीजें हो सकती हैं? पहली चीज हो सकती है कि मैं एडवर्टाइजमेंट की सर्विस लूं, मैं बोलूं कि भाई अपना जो है हमें इस एरिया में एडवर्टाइजमेंट करवानी है, अपने आप ढूंढो, जो भी ढूंढनी है आपको बिल्डिंग, और आपको बस वहां ऐड देनी है। तो हमने रिक्वायरमेंट बता दी, वो अपने आप करोगे। सारी प्रॉपर्टी मैनेज वो खुद करेगा, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी करेगी, हमारे उसमें कुछ भी वो नहीं है, सब कुछ वो करेगा। उस केस में कौन सी सर्विस है? एडवर्टाइजमेंट की। और जहां एडवर्टाइजमेंट की सर्विस होगी तो यहां दो एरो बन जाएंगे, कंप्लीट नोटिंग तो मैं अभी नहीं करवा पाऊंगा, तो यहां दो एरो बन जाएंगे। तो अगर एडवर्टाइजमेंट की सर्विस है तो एडवर्टाइजमेंट की सर्विस के केस में जनरल रूल लगेगा। जनरल रूल होता था सेक्शन नंबर 12(2) था, ये आईजीएसटी एक्ट का एक सेक्शन है। और जनरल रूल में क्या होता था कि अगर हमारे पास जो है क्या कहते हैं लोकेशन अपना अवेलेबल हो रेसिपेंट की, तो रेसिपेंट हो गया, अदरवाइज सप्लायर वाला होता था। तो वो आपका जनरल रूल है। लेकिन अगर क्या कहते हैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, ये सर्विस कौन सी है? ये है कि हम राइट टू यूज मांग रहे हैं, राइट टू यूज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस बिल बोर्ड, साइन बोर्ड को भी क्या माना गया है? इमूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है। ये जो होर्डिंग है इसको भी क्या माना गया है? इमूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है। और अगर हम राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, उसके अंदर फिर कौन सा रूल लगेगा? वहां प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए 12 का 3 लगेगा, और 12 का 3 का भी जो है क्या कहते हैं ए लगेगा। जिस केस में क्या होता था, इस केस में होता था लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस केस में जो है क्या कहते हैं आपका आंसर आएगा। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या आई है, ये एक क्लैरिफिकेशन आई है, स्टिल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। आपको रीड कहां से करनी है, रीड कर लेना, कल कोई डाउट हो तो आपसे हम ले लेंगे डाउट। और ये जो है क्या कहते हैं रीड कहां से करनी है आपको? प्लेस ऑफ सप्लाई का। देखो बाकी चीजें आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें मैंने इतना सफिशिएंटली नोट्स बनवा दी हैं कि आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका नोट मैं नहीं बनवा पाया क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। तो इसके लिए जो है आप पेज नंबर 12 है हमारा इस अमेंडमेंट बुकलेट का, 13 है, बस ये दो पेज हैं जिनके ऊपर अमेंडमेंट कवर है। तो पेज नंबर 12 और 13 आप अगर रीड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये हमारा जो है अमेंडमेंट्स आपकी खत्म होती हैं, कौन से वाली? जीएसटी वाली। नेक्स्ट क्लास में हम क्या कवर करेंगे? इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स कवर करेंगे, और फिर आपका सिलेबस लगभग 99.99% तो खत्म हो ही चुका है। कुछ डाउट्स वगैरह पेंडिंग है वो देख लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।